से एक दूसरी पार्टी के साथ मिड लेवल के बॉस के रूम में जाते हैं, जहाँ पर जाकर वो बॉस के साथ फाइट कर रहे हैं। एरिक और अतीसे तो पीछे ही खड़े होते हैं, लेकिन ब्रैड और मार्टिन आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ पर उन्हें लगता है कि जो सामने एक मकड़ी है, यही मकड़ी इस डंजन की बॉस है। और वो दोनों आगे बढ़ते हैं और बड़ी स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं और बड़ी आसानी के साथ उसको मार देते हैं। उसको मारने के बाद वो दोनों वहीं पर खड़े होते हैं। ब्रैड मार्टिन से कहता है, चलो हाई फाइव करते हैं, हम दोनों ने इस डंजन को क्लियर कर दिया है और इस बॉस को मार डाला है। लेकिन जैसे वो सामने की तरफ देखता है तो सामने से मार्टिन गायब हो जाता है, क्योंकि उनके ऊपर एक बड़ी सी मकड़ी होती है और असल में वही यहाँ की बॉस है। उसका नाम टैरेंटुला क्वीन होता है और उसका लेवल 50 होता है। ब्रैड उसे देखकर बहुत हैरान होता है और वो बहुत डरा हुआ भी होता है। और यहीं पर डंजन के अंदर के सिस्टम के बारे में बताया जाता है कि डंजन के अंदर डेथ रेट बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि एक डंजन के अंदर इन सारे हंटर्स को कमीशन मिलता है उनके लेवल्स के मुताबिक मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने पर। इसके अलावा हंटर गिल्ड वाले हंटर्स के लेवल को देखने के बाद उन्हें डंजन के अंदर भेजते हैं कि वो लोग इस डंजन को क्लियर कर सकते हैं या नहीं। लेकिन डंजन के अंदर जाने के बाद इन हंटर्स के पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि वो अपने सामने आने वाले मॉन्स्टर के लेवल को जान सकें, तब तक कि वो उसके साथ फाइट नहीं करते। एक पार्टी के अंदर जितने भी हंटर्स होते हैं उनमें से अगर आधे मर जाते हैं तो बाकी के सारे हंटर गिल्ड में वापस आते हैं और आकर उस मॉन्स्टर के बारे में रिपोर्ट करते हैं और बताते हैं कि वो मॉन्स्टर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसी के बाद उसका लेवल असाइन किया जाता है और उसके बाद वहाँ पर कोई भी लो लेवल का हंटर नहीं भेजा जाता। डंजन के अंदर नॉर्मल जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी के बारे में तो पार्टी वाले हंटर्स बाहर जाकर हंटर गिल्ड वालों को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, लेकिन बॉस के यूनिक क्रीचर्स होते हैं और वो सिर्फ पूरी डंजन में एक ही होता है, इसलिए इन आम हंटर्स को उनके लेवल के बारे में कभी पता नहीं चल सकता। और जिसका सामना भी इस बॉस के साथ होता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। इसलिए एक डंजन के अंदर ज्यादातर जितने भी हंटर्स मरते हैं वो सारे के सारे एक बॉस मॉन्स्टर के हाथों मरते हैं, क्योंकि उन्हें बॉस मॉन्स्टर के लेवल के बारे में नहीं पता होता। मार्टिन उस बॉस मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो टैरेंटुला क्वीन अपने मुंह के अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी बीम निकालती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। एड ऊपर की तरफ देखता है और कहता है, हंटर गिल्ड वालों ने हमें इस बारे में नहीं बताया कि यहाँ पर एक इस तरह का भी मॉन्स्टर है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो टैरेंटुला मॉन्स्टर अपने मुंह से एक एनर्जी की बीम निकालती है और ब्रैड के ऊपर अटैक करती है और वहाँ पर ग्राउंड पर एक जबरदस्त धमाका होता है। ब्रैड जब अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने आइस की एक शील्ड बनी होती है। अतीसे उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी आइस की शील्ड को बनाकर ब्रैड को बचा लेता है। ब्रैड अतीसे से कहता है, सर अतीसे, आपने मुझे बचा लिया, लेकिन आपका लेवल और मेरा लेवल, हम दोनों का लेवल सेम है, फिर आप अपनी शील्ड के साथ मुझे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? आपने इसके अटैक को कैसे बर्दाश्त कर लिया? अतीसे उसे कहता है, मैंने यहाँ पर रिफ्लेक्टिव मैजिक को यूज किया है, इस शील्ड उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकती है, इसलिए हम दोनों बच गए हैं। लेकिन मैंने अपनी सारी की सारी छड़ियों को यूज कर दिया है, अब मेरे पास कोई भी छड़ी नहीं बची। ब्रैड चिल्लाकर उसे कहता है, क्या तुम पागल हो? कौन सा मैजिशियन अपनी सारी छड़ियों को यूज कर देता है? अगर तुम्हारे पास अपनी मैजिक वांड नहीं है तो फिर तुम मैजिक को कैसे परफॉर्म करोगे? और ऊपर से क्या तुमने इस मॉन्स्टर की तरफ देखा नहीं? ये सिर्फ मैजिक अटैक नहीं कर सकता, बल्कि इसकी टांगों के साथ ये फिजिकल अटैक भी कर सकता है। टैरेंटुला क्वीन अपनी टांग को ऊपर उठाती है और उनके ऊपर अटैक करने लगती है। ब्रैड जल्दी से आगे बढ़ता है और अतीसे से कहता है, तुम पीछे रहो, फिजिकल अटैक के सामने तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं इसको ब्लॉक करता हूँ। और वो अपने बाले को लेकर आगे बढ़ता है और उसके साथ टैरेंटुला के पैर को रोकने की कोशिश करता है। तो यहीं पर हमारे एरिक की एंट्री होती है। एरिक वहाँ पर अपनी बड़ी सी तलवार लेकर आ जाता है और अपनी तलवार के साथ ही टैरेंटुला के पाँव को रोक लेता है। अतीसे एरिक से कहता है, तुम्हें काफी ज्यादा देर हो गई, दोनों लड़कियों का क्या हुआ? एरिक उसे कहता है, मैं उन दोनों लड़कियों को एग्जिट तक छोड़ आया हूँ, वो लोग बाहर चली जाएंगी, अभी तक तो वो डंजन के बाहर भी चली गई होंगी। यहाँ पर इस टैरेंटुला क्वीन के सामने ये 3 लोग ही बचे हैं, बाकी सारे के सारे यहाँ से बाहर जा चुके हैं। ब्रैड उन दोनों से कहता है, ये काफी ज्यादा बड़ी है और ये हमारा पीछा भी नहीं कर सकती, हम लोग यहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। वापस जाकर हंटर गिल्ड वालों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। ब्रैड पीछे की तरफ भागना शुरू करता है, लेकिन एरिक और अतीसे वहीं पर रुके होते हैं और वो उसको मारने के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। एरिक कहता है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतनी आसानी के साथ इसकी बॉडी के ऊपर चढ़ सकते हैं। अतीसे उसे कहता है, इसने अपनी इतनी भारी बॉडी को इतनी पतली टांगों के ऊपर उठा रखा है, मुझे लगता है कि इसकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड होगी और उसके अंदर पियर्स करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ब्रैड उन दोनों की बातें सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो वहीं पर रुक जाता है और कहता है, ये दोनों पागल यहाँ पर कर क्या रहे हैं? मैं इनको भागने का मशवरा दे रहा हूँ, जबकि वो दोनों अभी भी डिस्कस कर रहे हो कि हम लोग इस टैरेंटुला क्वीन को कैसे मार सकते हैं। ब्रैड उन दोनों से कहता है, तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? जल्दी से मेरे साथ आओ, हमें हंटर गिल्ड में वापस जाना होगा और उन जाकर उन्हें रिपोर्ट करना होगा। यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है, ताकि वो लोग यहाँ पर कोई हाई लेवल के हंटर्स को भेजे और हमारी तरह यहाँ पर कोई और न मरे। अतीसे उसे कहता है, हम लोग भी तो यहाँ पर यही करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ पर इस मॉन्स्टर के हाथों और कोई न मरे। हम दोनों यहाँ पर यही डिस्कस कर रहे हैं कि इस मॉन्स्टर को कैसे मारा जा सकता है। ब्रैड उनकी बात सुन के बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, ये वाकई में इस टैरेंटुला बॉस को मारने वाले हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये दोनों इतनी ज्यादा शांत कैसे हैं? ब्रैड फिर से चिल्लाकर उन दोनों से कहता है, मुझे लगता है कि तुम दोनों को डंजन के अंदर का जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है। ये एक नॉर्मल डंजन मॉन्स्टर नहीं है, ये एक बॉस मॉन्स्टर है,
तुम दोनों मिलकर भी इसको नहीं हरा पाओगे। लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं सुनते। एरिक अपनी तलवार को पकड़ता है एक बाले की तरह। अतीसे ब्रैड से कहता है जल्दी से अपने कानों पर हाथ रख लो, लेकिन ब्रैड उसकी बात नहीं सुनता। एरिक अपनी तलवार को बिल्कुल एक बाले की तरह बड़ी स्पीड के साथ उस टैरेंटुला मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है और वह उड़ता हुआ सीधा जाकर टैरेंटुला मॉन्स्टर के मुंह में लगता है। उस मॉन्स्टर की हार्ड स्किन को चीरता हुआ उसकी बॉडी के अंदर जाकर धंस जाता है। लेकिन एरिक के उस तलवार को फेंकने की वजह से जो एयर प्रेशर निकला था उसकी वजह से ब्रैड पीछे गिर जाता है। ब्रैड गिरने के बाद उड़ता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, इसने अपनी तलवार को बाले की तरह ऊपर फेंक कर उसके मुंह में उसको धंसा दिया है। हालांकि उसकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है। ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टैरेंटुला मॉन्स्टर भी ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाती है। ये गिरने के बाद वो अपने मुंह में अपने मैजिकल अटैक को फिर से रेडी करती है। ब्रैड उन दोनों से कहता है ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ, तुमने अभी कम्प्लीटली उसको मारा नहीं है, तुम्हारे ऊपर मैजिक अटैक करने वाली है, जल्दी करो यहाँ से भागो। लेकिन उसी वक्त टैरेंटुला मॉन्स्टर के पास एक जबरदस्त धमाका होता है और उसकी बॉडी उस धमाके में उड़ जाती है। ये देखकर ब्रैड और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। उस धमाके के अंदर से एरिक की तलवार और साथ ही अतीसे की छड़ी उड़ती हुई बाहर आकर गिरती है। एरिक ने अतीसे की छड़ी को अपनी तलवार के साथ लगाकर उस टैरेंटुला मॉन्स्टर की तरफ फेंका था और उसकी छड़ी भी उसकी बॉडी के अंदर जाकर धंसी थी जिसके ऊपर मैजिकल क्रिस्टल लगा हुआ था। जैसे ही उसने अपनी एनर्जी को रिलीज किया, इनके ऊपर मैजिकल अटैक करने की वजह से वो क्रिस्टल एक्टिवेट हो गया और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसकी वजह से वो टैरेंटुला मॉन्स्टर मार गई। ब्रैड बेचारे का मुंह खुले का खुला रह जाता है। ब्रैड कहता है मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग इस तरह एक बॉस मॉन्स्टर को मार सकते हैं। इस टैरेंटुला मॉन्स्टर का लेवल क्योंकि 50 था, इसी वजह से एरिक के पास विंडो ओपन होती है और उसे बताया जाता है कि तुम्हें बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। उसे तकरीबन 2 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। एरिक कहता है लेकिन अभी भी मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स चाहिए, अभी भी 54 बिलियन ही है। ब्रैड उनसे कहता है क्या सब कुछ खत्म हो गया? एरिक उसे कहता है हाँ सब कुछ खत्म हो गया, हमने बॉस को मार दिया है और इस आर्टिफैक्ट को हम लोग रखने वाले हैं क्योंकि इस डंजन को हमने क्लियर किया है। अतीसे आगे बढ़ता है और उस आर्टिफैक्ट को निकाल लेता है। नेक्स्ट सीन बाहर की लिफ्ट का दिखाया जाता है। वो लोग बाहर लिफ्ट में खड़े होते हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एरिक और अतीसे तो बड़ी आराम से खड़े होते हैं जबकि ब्रैड की तरफ दिखाते हैं। ब्रैड वहीं पर बैठा बहुत ज्यादा रो रहा होता है। एरिक अतीसे से कहता है क्या तुम इसका कुछ कर नहीं सकते, ये कब से यहाँ पर बैठा रो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अतीसे उसे कहता है अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ, हर कोई तुम्हारी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ब्रैड रोना बंद करता है और उनसे कहता है तुम्हें नहीं पता मैंने वहाँ पर बहुत ज्यादा कोशिश की है एक डंजन बॉस को मारना, ये तो मेरा हमेशा से सपना रहा है। लेकिन वहाँ पर जैसे मार्टिन मरा, मार्टिन के मरने के बाद मैं तो अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पाया और मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया। मैं तो मिस्टर वाल्टेरा से बहुत ज्यादा जेलस हो रहा हूँ क्योंकि वाल्टेरा रेस के लोग तो पैदा होते ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तीसरे उसे कहता है नहीं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा गलत है, ये लोग पैदा होते ही स्ट्रॉन्ग नहीं होते बल्कि इन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एरिक उसे रोक देता और कहता है मैं इसे जवाब देता हूँ। एरिक उसे कहता है जरा मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस दुनिया की अनफेयरनेस के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हर इंसान को अपना बेस्ट ट्राई करना चाहिए ताकि वो सरवाइव कर सके। अगर किस्मत उसका साथ देगी तो वो जिंदा रहेगा, नहीं तो वो मर जाएगा। किस्मत उसका साथ देगी तो वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, बिल्कुल मेरी तरह। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, किस्मत ने मेरा साथ दिया और आज मैं यहाँ पर हूँ इस स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ। और ऊपर से तुम्हारी किस्मत है कि तुम वहाँ पर इस डंजन के अंदर हमसे मिले और अभी तक जिंदा हो। अगर किस्मत तुम्हारी साइड पर नहीं होती तो इस वक्त तुम मर चुके होते, तुम यहाँ पर बैठे रो नहीं रहे होते। ब्रैड उसकी बात सुन के गुस्सा हो जाता है और जल्दी से उठकर खड़ा होता है और उसे पकड़कर कहता है तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ किस्मत ने किया है, कि मैं इस बात को मान लेता हूँ कि किस्मत मेरी साइड पर थी और तुम लोगों से मेरा सामना हुआ, तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली। लेकिन मार्टिन बेचारे का क्या, तुम लोग क्या कहना चाहते हो कि मार्टिन बहुत ज्यादा अनलकी है, इसी वजह से वो मारा गया। साथ ही उनकी लिफ्ट ऊपर पहुंच जाती है। जैसे लिफ्ट ऊपर पहुंचती है वहीं पर मार्टिन भी खड़ा होता है और उसके साथ वो दोनों लड़कियां होती हैं। मार्टिन उनसे कहता है चलो शुक्र है कि तुम लोग अभी तक जिंदा हो, तुम लोग सही सलामत वापस आ गए हो। ब्रैड मार्टिन की तरफ देखता है तो वहीं पर रुक जाता है। वो इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो दोनों लड़कियां उसे पीटना शुरू कर देती हैं और कहती हैं तुम कितने बुरे इंसान हो, जिसने हमारी जान बचाई है तुम उसको गिरबान से कैसे पकड़ सकते हो, तुम उसके साथ बदतमीजी कैसे कर सकते हो, तुम्हें तो और ज्यादा पीटना चाहिए, तुम्हें हमारी पार्टी का मेंबर होना ही नहीं चाहिए। जबकि मार्टिन भी अपनी बैसाखी के साथ उसे पीट रहा होता है। ब्रैड उसे कहता है लेकिन तुम तो मर गए थे, मैंने तुम्हें देखा था, अब उस टैरेंटुला बॉस ने तुम्हारे ऊपर अपना पाँव मारा था, अब तुम वहाँ पर हाक बन गए थे। अतीसे कहता है लगता है कि हम लोग इसे इस बारे में बताना भूल गए कि हमने मार्टिन को पहले बचा लिया था। और यहीं पर एक बैक फ्लैश सीन दिखाया जाता है। मार्टिन उसे कहता है जब उस टैरेंटुला मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर अटैक किया था उसी वक्त वहाँ पर मिस्टर वाल्टेरा आगे बढ़े और इन्होंने मुझे पकड़कर साइड पर कर लिया और जाकर दीवार के साथ पटके थे हम लोग। लेकिन मिस्टर वाल्टेरा ने अपनी बॉडी को कुशन बनाते हुए मुझे बचा लिया। ये सब कुछ मिस्टर वाल्टेरा की वजह से हुआ है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। ब्रैड उसे कहता है क्या वाकई में ऐसी बात है, क्या मिस्टर वाल्टेरा ने वहाँ पर तुम्हारी जान बचाई थी? मार्टिन उसे कहता हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, इसी ने वहाँ पर मेरी जान बचाई थी और उसके बाद ये एलिजा और फोइला को भी एग्जिट तक छोड़कर गया था। मार्टिन उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर खामोश होता है और फिर उनसे दोनों से कहता है मिस्टर वाल्टेरा, मिस्टर अतीसे, हम आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। और वो चारों उनके सामने अपना सर झुका
देते हैं। आप लोगों की वजह से हमारी जान बची है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एरिको तो यहाँ पर रूड बनने की एक्टिंग करनी है, वो उन सब की तरफ देखते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है। मार्टिन ब्रैड से कहता है लगता है वो तुम्हारी वजह से अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में है, अब तुम क्या करने वाले हो, जाओ जाकर उससे माफी मांगो। ब्रैड कहता है मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था इसलिए उसे इस तरह कुछ कह दिया कि मैं उससे माफी मांग लूंगा, तो शुक्रिया अदा करते हैं। एरिक क्योंकि रूड बनने की एक्टिंग कर रहा है इसलिए वो रूम से बाहर चला जाता है, क्योंकि अतीसे भी वहीं पर खड़ा होता है। अतीसे उनसे कहता है मेरे पास तुम सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी ऑफर है। अतीसे के हाथ में वो आर्टिफैक्ट होता है जो कि वो डंजन के मिड बॉस से लेकर आए हैं। अतीसे उसे कहता है ना तो मैं और ना ही मिस्टर वाल्टेरा इस आर्टिफैक्ट को यूज कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको बेचना चाहते हैं। लेकिन मिस्टर वाल्टेरा ने कहा कि अगर हम लोग इसको बेचना ही चाहते हैं तो क्यों ना तुम लोगों को इसे बेच दिया जाए, अगर तुम लोग इसको खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो तुम लोग हमसे इसको खरीद सकते हो, हम लोग तुम्हें इसे हाफ प्राइस में दे देंगे क्योंकि तुम लोग हमसे इसको खरीद रहे हो, वो भी बिना किसी पेपर वर्क के। ब्रैड उस वेपन को अपने हाथ में पकड़ता और कहता है क्या वाकई में तुम लोग इस पावरफुल आर्टिफैक्ट को हमें हाफ प्राइस में बेचना चाहते हो, तुम्हें पता है ना ये बहुत ज्यादा कीमती है। अतीसे हंसते हुए उनसे कहता है यही समझ लो कि तुम आज बहुत ज्यादा लकी हो, इसी वजह से ये तुम्हें मिल रहा है। वो सारी काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहते हैं फाइनली हमने एक डंजन को क्लियर करने के बाद एक असली का आर्टिफैक्ट ले ही लिया, ये आर्टिफैक्ट हमें बहुत ही सस्ता मिल रहा है, चलो चल के देखते हैं कि इस आर्टिफैक्ट के अंदर कौन कौन सी पावर्स हैं। जबकि एरिक बाहर ही खड़ा उनकी बातें सुन रहा होता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसने किसी की जान बचाई है। एरिक मुस्कुराते हुए कहता है हमने वहाँ पर इन सभी की जान बचाई है, ये आर्टिफैक्ट उनको देने के लिए इसीलिए कहा है, मैं नहीं चाहता कि वो लोग दोबारा डंजन में जाकर अपनी जान गंवा दे, इससे उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ेगी। और वैसे भी मैं इस आर्टिफैक्ट को यूज नहीं कर सकता क्योंकि इसके ऊपर लेवल रिस्ट्रिक्शन है, मेरा लेवल तो 5 ही रहने वाला है। एरिक वहीं पर दरवाजे के बाहर ही खड़ा होता है कि वहाँ पर सामने एक घोड़ा गाड़ी होती है जिसके ऊपर बैठा बंदा यानी जो ड्राइवर होता है वो उसकी घोड़ा गाड़ी के अंदर वाले बंदे से कहता है वाल्टेरा वॉरियर को तो मैंने ढूंढ लिया है, वो घर के बाहर ही खड़ा है। अंदर वाला बंदा उसे कहता है और उस मैजिशियन का क्या, वो उसके साथ नहीं है। ड्राइवर उसे कहता है नहीं वो अभी तक अंदर से बाहर नहीं आया। अंदर वाला बंदा उसे कहता है चलो ठीक है, इसका ये तो कंफर्म हुआ कि वो लोग यहीं पर हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे वरना इनके साथ अच्छा नहीं होने वाला, खास तौर पर उस अतीसे बनिस्टर को, उसको तो हमारे साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। एरिक वहीं पर घर के बाहर ही खड़ा होता है लेकिन वो कान लगाकर अंदर की बातें सुन रहा होता है। मार्टिन कहता है मिस्टर अतीसे मिस्टर वाल्टेरा से जाकर कहना कि हम लोग उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे, उन्होंने हमें इतना अच्छा आर्टिफैक्ट दे दिया वो भी कम प्राइस में। एरिक उन सभी की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है चलो मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है तो मैं फेमस हो रहा हूँ और साथ ही एंटोला क्वीन को मारने पर मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिले हैं। अब मुझे जल्दी से बहुत ज्यादा फेमस होना है, जितना ज्यादा मैं फेमस हूँगा उतनी जल्दी गार्डिस मुझे मिलने के लिए बुलाएगी। एक बार गार्डिस ने मुझे मिलने के लिए बुला लिया तो उसके बाद मैं गार्डिस का सबऑर्डिनेट बन जाऊंगा और बहुत ही जल्दी लेवल अप करूंगा और मैं बहुत सारे अच्छे काम करूंगा ताकि मैं गार्डिस का भरोसा हासिल कर सकूं। और उसके बाद मैं गार्डिस के साथ मिलकर डीमन गॉड आम्फेलिस को हराने में उनकी मदद करूंगा। डीमन गॉड ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए उसे सजा दी जाएगी। तो मुझे वापस अपने घर भी तो जाना है। तो क्या अतीसे भी बाहर निकल आता है और वो एरिक को ढूंढ रहा होता है। एरिक तो साइड के ऊपर छुपकर मजे ले रहा है अंदर की बातों को सुन सुनकर। इस वक्त वो घोड़ा गाड़ी अतीसे के सामने आकर रुकती है। अंदर वाला बंदा अतीसे से कहता है मिस्टर अतीसे बेनिस्टर अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आपसे किसी बारे में बात करनी है, क्या आप गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। अतीसे भी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। एरिक वहाँ पर खड़े खड़े मजे लेने के बाद कहता है मुझे लगता है कि अब टाइम हो गया, अब मुझे वापस चले जाना चाहिए। और जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ता है अतीसे वहाँ पर नहीं होता और ना ही वो घोड़ा गाड़ी वहाँ पर होती है। एरिक कहता है मुझे लगता है कि वो मुझे यहीं पर छोड़कर चला गया है। नेक्स्ट सीन घोड़ा गाड़ी के अंदर का दिखाया जाता है। अतीसे उस बंदे से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे लगा शायद तुम मुझसे किसी बारे में बात करना चाहते हो लेकिन तुमने अपनी घोड़ा गाड़ी को चला क्यों दिया। के सामने वाला जो बंदा है उसका नाम प्रीस्ट एमिल है। प्रीस्ट एमिल उसे कहता है मुझे भी नहीं लगा था कि इतनी आसानी के साथ मैं तुम्हें अपनी घोड़ा गाड़ी में बिठा पाऊंगा, मुझे तुम्हें किसी जगह पर लेकर जाना है जहाँ पर हम लोग जाकर बैठकर बात कर सकें। अतीसे उसे कहता है लेकिन तुम हो कौन और मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। और साथ ही अतीसे अपनी छड़ी को निकालने लगता है लेकिन अतीसे कहता है मैंने उस टैरेंटुला मॉन्स्टर के सामने अपनी सारी छड़ियों को यूज कर दिया, इसलिए अब मेरे पास मेरी मैजिकल वांड भी नहीं है। एमिल उसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है कि तुम अपनी मैजिकल वांड को नहीं निकाल रहे और मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहे, लेकिन सच्ची बताऊं तो तुम्हें इतने करीब से देखकर मुझे वाकई में लग रहा है कि तुम अपनी बहन के जैसे ही दिखते हो। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, तुम तो वाकई में अपनी बड़ी बहन अडोरा बिनिस्टर के जैसे ही दिखते हो। अतीसे उसे कहता है क्या तुम मेरी बड़ी बहन को जानते हो। एमिल उसे कहता है हाँ मैं उसके बारे में जानता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे उसके बारे में ना पता हो। मुझे पता है कि 10 साल पहले ऑडिसिस के 4 हीरोज के साथ मिलकर उसने ग्रेटर ड्रैगन के साथ फाइट की थी। तुम्हारी उस बहन की वजह से ही ग्रुप बना था एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम अपर ड्रैकोनियम था, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस तरह के इवल ड्रैगन्स को ढूंढकर उनको मारती है। अगर अडोरा आज जिंदा होती तो मुझे लगता है कि आज भी गॉडेस की ब्लेसिंग्स उसके ऊपर बरसती। तीसरे उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है मेरी बहन के बारे में बात करना बंद करो, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। उसके बारे में बात कर रहे हो ताकि मेरी अटेंशन हासिल कर सको, ठीक है मुझे पॉइंट बताओ, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर
लेकर आए हो? एमिल उसे कहता है पहली बात तो ये है कि ये बात कंफर्म हो गई है कि बेनिस्टर फैमिली का जो इस वक्त का हेड है यानी कि तुम, बहन के मरने के बाद मैंने सुना था कि वो सेक्युलेशन में चला गया है कि पिछले 10 साल से किसी को दिखा नहीं, लेकिन तुम तो यहाँ पर डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स को मार रहे हो। अतीसिया उसे कहता है मुझे तुम्हारी किसी भी इस बात की समझ नहीं आ रही, चलो जल्दी से बताओ तुम चाहते क्या हो। इसी वक्त उनकी घोड़ा गाड़ी रुक जाती है। एमिल उसे कहता है लगता है कि हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं है, हम लोग यहाँ पर आराम से बात कर सकते हैं। एमिल दरवाजा खोलता है और कहता है ये वाली जगह को मैंने स्पेशली चूज किया है क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई भी बंदा नहीं है। लेकिन अतीसिया जैसे ही सामने की तरफ देखता है, अतीसिया उसे कहता है ये तो मेरा घर है। एमिल भी ये देखकर बहुत हैरान होता है और कहता है हाँ ये तो तुम्हारा घर है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर वो घोड़ा गाड़ी के ड्राइवर की तरफ देखता है और उसे कहता है तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। वहाँ पर घोड़ा गाड़ी के ड्राइवर की जगह पर एरिक बैठा होता है। एमिल एरिक से कहता है तुम एक मॉन्स्टर हो, तुमने इसके साथ क्या किया। एरिक उसे कहता है मुझे लगा शायद ये ड्राइवर अतीसिया को गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक ब्रेक दे देते हैं। मैंने सच्ची उसको जोर से नहीं मारा, वो सिर्फ बेहोश है। एरिक अतीसिया से कहता है अतीसिया जब हम लोग अपना प्लान बना रहे थे फेमस होने का, मुझे नहीं लगता कि हमारे फेमस होने के प्लान में ये बंदा भी शामिल था। अतीसिया उसे कहता है नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये कोई स्टॉकर है जो कि हमारा पीछा कर रहा है। एमिल उनसे कहता है नहीं नहीं मैं कोई स्टॉकर नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन एरिक आगे बढ़ता है और कहता है नहीं मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं हुई, और साथ ही एरिक उसको पीटना शुरू करता है। एमिल चिल्ला रहा होता है और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एमिल उनको अपने पास एक लॉकेट दिखाता है जो कि गॉडेस ऑफ लाइट का होता है। एमिल क्योंकि एक प्रीस्ट है इसलिए उसके पास एक लॉकेट है अपने आप को प्रूव करने का कि वो एक ऑफिसर है चर्च ऑफ लाइट का। एरिक भी उस लॉकेट की तरफ देख रहा होता है और कहता है अगर वाकई में ये जेन्युइन है तो इसका मतलब ये तो एक इंक्विजिटर ऑफिसर है, मैंने गलती से इसको कुछ ज्यादा पीट दिया है। फिर वो उसके चेहरे की तरफ दिखाते हैं, एरिक ने वाकई उसे काफी ज्यादा पीटा होता है। एमिल उन्हें कहता है मेरा नाम एमिल ओटो है, मैं एक हाई प्रीस्ट हूँ और मैं गॉडेस एल्शिया की पूजा करता हूँ जो कि गॉडेस ऑफ लाइट है। एरिक उसकी सच्चाई जानने के बाद दूर जाकर दीवार के साथ खड़ा हो जाता है। तीसरे उसे कहता है प्लीज हमें माफ कर दे, मैं नहीं पता था कि तुम गॉडेस ऑफ लाइट के एक प्रीस्ट हो, लेकिन तुमने मुझे किडनैप करने की कोशिश ही क्यों की, डायरेक्टली भी तो मुझसे बात कर सकते थे। एमिल उसे कहता है मैं तुम्हें किडनैप नहीं कर रहा था, मैं तो बस तुम्हें सीक्रेटली एक स्पेशल जगह पर लेकर जा रहा था जहाँ पर हम लोग अकेले में बात कर सके। एमिल काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो एरिक की तरफ देखकर कहता है मिस्टर बेनिस्टर आपका तो मुझे पता है कि आप एक रॉयल फैमिली से हैं, लेकिन इस मॉन्स्टर को मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा क्योंकि इसने मेरी पूरी बात सुने बिना ही मुझे पीटना शुरू कर दिया। ये एक मॉन्स्टर है, इसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। वो एरिक से कहता है मिस्टर वाल्टेरा मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आप आगे से कुछ बोलोगे या नहीं। एरिक आगे से वाल्टेरियन भाषा में उसे कुछ कहता है लेकिन वो नाटक कर रहा है कि उसे उसकी भाषा की समझ नहीं आ रही। एमिल उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी सारी बातें समझ आ रही हैं, तुम जानबूझकर नाटक कर रहे हो। तीसरे उसे कहता है चलो छोड़ो उसे, मुझे ये बताओ कि तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। तो मिस्टर वाल्टेरा को ढूंढना चाहिए जो कि मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि तुम यहाँ पर सीक्रेटली मुझे ढूंढने के लिए आए हो, तो इसका मतलब तो यही है कि ये एक सीक्रेट मिशन होने वाला है, तुम लोग मुझे किसी सीक्रेट मिशन में इन्वॉल्व करना चाहते हो। एमिल उसे कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा जीनियस हो, तुमने तो समझ लिया कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। एमिल सोच रहा होता है अब जबकि बहुत सारे ग्रेटर ड्रैगन्स मर चुके हैं, मुझे लगा था शायद ये छोटा ड्रैगन ये मेरे किसी काम नहीं आएगा, लेकिन ये तो वाकई में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, काफी जीनियस भी है क्योंकि इसने इतनी ज्यादा यंग एज में एक वाल्टेरा को अपने काबू में किया हुआ है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये सिर्फ 17 साल की उम्र का है। एमिल अतीसी से कहता है चलो फिर ठीक है, मैं फॉर्मेलिटीज को बुलाकर सीधा तुमसे बात करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे चर्च ऑफ लाइट के साथ कोऑपरेट करो, हम तुम्हें एक सीक्रेट मिशन पर भेजेंगे और अभी जो इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो टॉप सीक्रेट है और हाईली क्लासिफाइड है। साथ ही अपने पास एक पिक्चर निकालता और कहता है इस वक्त मैं एक बंदे को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ जिसका नाम एलिजेंड्रो है। ये बंदा इस वक्त रेफ्यूजी विलेजेस के पास रहता है, क्रेटर डंजन के पास। एरिक भी वहाँ पर आकर उस पिक्चर को देखता है। एरिक कहता है मैंने कभी एलिजेंड्रो का नाम नहीं सुना। तीसरे कहता है क्या ये बंदा कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है और रिफ्यूजी विलेजेस को अपने लिए यूज कर रहा है बेस बनाकर। एमिल उसे कहता है अगर ऐसा होता तो ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान था, हम लोग वहाँ पर जाकर इसको आसानी से पकड़ लेते, लेकिन ऐसा नहीं है, ये उन रिफ्यूजी विलेजेस को यूज नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें सारी बात को डिटेल में समझाने के लिए पहले तुम्हें रिफ्यूजी विलेजेस के बारे में बताना होगा कि वो जो रिफ्यूजी विलेजेस हैं वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं। तो रिफ्यूजी विलेज का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें शहर से निकाल दिया गया है और वो वहाँ पर पनाह लेने के लिए अपना एक गांव बसाकर बैठे हुए हैं शहर के बाहर वाले एक एरिया में। एमिल उसे कहता है रिफ्यूजी विलेज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हेटन सिटी से निकाल दिया गया है, उनके लिए वहाँ पर रहने की जगह नहीं, इसीलिए वो रिफ्यूजी विलेज में जाकर पनाह लेते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग हेटन सिटी के नागरिक हैं, लेकिन यहाँ पर डंजन्स के अपीयर होने
की वजह से लाइफ कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जमीन महंगी हो गई है, किराए बढ़ गए हैं, टैक्सेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। इसी वजह से वो लोग अपने घरों को छोड़कर रिफ्यूजी विलेज में चले गए हैं। यहीं पर मिस्टर कैलेंडोर की तरफ भी दिखाते हैं। मिस्टर कैलेंडोर एरिक से पैसे लेने के बाद अब एक नेक इंसान बन गए हैं और वहाँ पर जाकर मजदूरी करते हैं। अपनी कार्ड को खींचता हुआ घर वापस आता है। उसका बच्चा चिल्लाकर अपनी मॉम से कहता है, मॉम डैड वापस आ गए हैं। मिस्टर कैलेंडोर की वाइफ भी अंदर से बाहर आ जाती है और उसे कहती है, हनी आज कैसा दिन रहा। जब ये अपने डैड से पूछता है, डैड क्या आपने बहुत सारा सामान बेचा। कैलेंडोर उनसे कहता है, नहीं मैं कुछ भी ज्यादा नहीं बेच पाया। मेरी शक्ल को देखकर लोग मेरे पास सामान खरीदने के लिए नहीं आते, लेकिन मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरा काम ठीक हो जाएगा। उसकी वाइफ उसे कहती है, नेक इंसान ने तो तुम्हारी जिंदगी बदल दी, अभी तो तुम्हारे बिजनेस की शुरुआत है, आगे आगे ठीक हो जाएगा। कैलेंडोर की वाइफ उसे कहती है, क्या तुम्हें वो नेक इंसान मिला जिसने तुम्हें वो गोल्ड कॉइन्स दिए थे कि तुम वहीं पर हेटन सिटी में गए हुए थे। कैलेंडोर उसे कहता है, नहीं मुझे वो शख्स तो नहीं मिला, मुझे हंटर गिल्ड के बाहर वो बंदा मिला, वो बिल्कुल उसी के जैसा था लेकिन उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। उसे मिस्टर वाल्टेरा कहते हैं और मुझे लगता है कि मिस्टर वाल्टेरा वही नेक इंसान है जिसने मुझे गोल्ड कॉइन्स दिए हैं। रिफ्यूजी विलेज के अंदर मिस्टर कैलेंडोर को दिखाते हैं। कैलेंडोर वहीं पर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। वहाँ पर अपनी कार्ड के ऊपर शहर में सामान बेचने के लिए जाता है और वहीं पर उसका परिवार भी रहता है। उसके साथ जो 2 और बैंडिट्स थे वो भी उसी के साथ ही रहते हैं। कैलेंडोर अपनी वाइफ को उस नेक बंदे के बारे में बता रहा होता है जिसने उसे गोल्ड कॉइन्स दिए थे, यानी कि एरिक के बारे में। कैलेंडोर उसे कहता है, शहर के अंदर मैंने एक हंटर को देखा है जिसका नाम मिस्टर वाल्टेरा है। वो एक हंटर है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। उसकी वाइफ उसे कहती है, काश वो हमारे शहर में यहाँ पर आए और हमारी रक्षा करे। अगर वो वाकई में एक हंटर है तो मैं भी उस वाल्टेरा से मिलना चाहूंगी। उसी वक्त कैलेंडोर का एक साथी भागता हुआ उस तरफ आता है। भागते हुए उसी का नाम पुकार रहा होता है। कैलेंडोर उसकी तरफ देखता और कहता है, जोसेफ ये क्या, तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम्हारे पीछे ये मॉन्स्टर क्यों लगा हुआ है। वो जल्दी से अपनी वाइफ से कहता है, बेटी को लो और जल्दी से अंदर चली जाओ, जाकर छुप जाओ। जोसेफ भागता हुआ आ रहा होता है जबकि उसके पीछे एक बड़ा सा मेंढक मॉन्स्टर होता है। उन सब से कहता है, मॉन्स्टर इसी तरफ आ रहा है, चलो जल्दी से भाग जाओ। लेकिन जैसे ही वो उनके करीब पहुँचने लगता है वो टोड मॉन्स्टर जंप करता है और जोसेफ को खा जाता है। उस गली में जितने भी बाकी के लोग होते हैं वो सारे तो डर कर भाग जाते हैं, जबकि कैलेंडोर अपना कुल्हाड़ा लेकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। मिस्टर कैलेंडोर की वाइफ अभी तक घर के अंदर नहीं गई, वो दरवाजे में खड़ी होती है और काफी परेशान होती है। कैलेंडोर उसे कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि अंदर चली जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उसे कहती है, हमारी बेटी यहाँ पर नहीं है। कैलेंडोर उसे कहते हैं, वो घर के अंदर ही होगी, जाओ जाकर उसे अंदर ढूंढो। कैलेंडोर का दूसरा साथी भी भागता हुआ वहाँ पर आ जाता है। कैलेंडोर उसे कहता है, चलो ठीक है तुम भी यहाँ पर आ गए हो, लेकिन इस मॉन्स्टर के ऊपर पहले अटैक मत करना, देखते हैं कि ये वापस चला जाएगा। उसका साथी उसे कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि जोसेफ ने ऐसा कर दिया। कैलेंडोर उसे कहता है, तुम्हारी बात का मतलब क्या है, क्या वाकई में वो उसके नेस्ट में चला गया था, हमने एक मॉन्स्टर को क्या मार दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हंटर बन गए हैं। तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, अपने पीछे मॉन्स्टर्स को यहाँ तक ले आया है। कैलेंडोर उसे कहता है, उस बेवकूफ को मैंने कहा भी था कि मैं हंटर्स गिल्ड में जाकर रिक्वेस्ट देने वाला हूँ कि वो लोग यहाँ पर आए और इन मॉन्स्टर्स को मारे, लेकिन फिर भी उसे वहाँ पर अकेले जाने की क्या जरूरत थी। कैलेंडोर का साथी उसे कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वहाँ पर हंटर्स गिल्ड के कोई हंटर यहाँ पर हमें बचाने के लिए आएगा, जबकि हम लोग बहुत ही कम रिवार्ड दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पर पहली बार कोई रिक्वेस्ट नहीं दे रहे, हमने पहले भी हंटर गिल्ड वालों को बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन वहाँ से कोई भी हंटर यहाँ पर नहीं आता। तो ये सारे रिफ्यूजी सिटी वाले ये हंटर्स के खिलाफ हैं, क्योंकि हंटर्स इनकी मदद करने को कभी नहीं आते। तो एक तरह से ये उन सारे हंटर्स से नफरत करते हैं। कैलेंडोर का साथी कहता है, वो सारे लोग बस इंतजार कर रहे हैं, शहर से तो उन्होंने हमें पहले से निकाल दिया हुआ है, वो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर मॉन्स्टर्स का खाना बन जाएं और उनकी जान छूट जाए। फकत कैलेंडोर की बच्ची के साथ वाले घर में होती है, वहाँ से बाहर निकलती है और अपने डैड को पुकारती है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी उस बच्ची को देख लेता है और अपनी जुबान को बाहर निकालते हुए उस बच्ची को खाने लगता है। और यहीं पर सीन को स्टॉप किया जाता है और एमिल कहता है, तो एक नॉर्मल इंसान चाहे अपने आप को कितना ही ट्रेन कर ले, वो लेवल 10 के हंटर से ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ सकता। इसके लिए उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सके। एक नॉर्मल इंसान जैसे कि रिफ्यूजी कैंप में लोग रह रहे हैं, वो सारे के सारे इन मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा डरते हैं। हमारे ऑर्डर ऑफ लाइट के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि हम लोग वहाँ पर जाकर रिफ्यूजी कैंप वाले लोगों की मदद कर सके। इसलिए हम लोग हमेशा यहाँ पर हंटर गिल्ड वालों से आकर कहते रहते हैं कि आप लोगों को वहाँ पर जाकर रिफ्यूजी गाँव वालों के पास को मारना चाहिए ताकि वो लोग सेफ रह सके। तो इस बार मैं तुमसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ, तुम्हें वहाँ पर रिफ्यूजी विलेज में जाना है और हमारे इस मिशन को पूरा करना है। अगर तुम ऐसा करते हो तो हम लोग तुम्हारे कंट्रीब्यूशन के लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से तुम्हारे गॉडेस को मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि गॉडेस तुम्हें पर्सनली मिलने के लिए बुलाए। इसे उसकी बात सुनने के बाद कहता है, अगर वाकई में ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हम लोग तुम्हारी ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। उसी वक्त एरिक आके बढ़ता है और कहता है, नहीं, हम लोग तुम्हारी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एरिक उसे कहता है, मुझे तुम्हारी बातों की समझ आ रही है, मुझे नहीं लगता कि तुम कोई इतने बड़े महान और इंसाफ पसंद लोग हो। तुम लोग वहाँ पर रेफ्यूजी विलेज के लोगों की जान बचाना चाहते हो, तुम इतने भी महान नहीं हो। तुम वाकई में उनकी जान बचाना चाहते तो तुम यहाँ पर एक ड्रैगन हंटर को ढूंढने के लिए नहीं
आते, तुम्हारा मकसद कुछ और है। एमिल उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मेरा मकसद कुछ और है। हमारा मकसद वहाँ पर रिफ्यूजी विलेज के लोगों की जान बचाना नहीं है, बल्कि वहाँ पर एलिजेंड्रो के बेस में घुसना है। एलिजेंड्रो ने अपना बेस ड्रैगन नेस्ट में बनाया हुआ है। अगर वाकई में तुम एक ड्रैगन हंटर हो तो तुमने इस बारे में सुना होगा, ड्रैगन नेस्ट के बारे में, यानी ड्रैगन के घोंसले के बारे में। तीसरे उसकी बात सुनने के बाद खड़ा हो जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है ऐसा नहीं हो सकता, जितने भी ड्रैगन नेस्ट थे 10 साल पहले उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अगर वाकई में वहाँ पर एक ड्रैगन का घोंसला है तो फिर इस मसले को हंटर्स को हैंडल नहीं करना चाहिए, बल्कि इस मसले को हमारे ऑर्डर ऑफ लाइट या फिर डार्क चर्च वालों को हैंडल करना चाहिए। एमिल उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक समझा है, हम लोग अपने तौर पर इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमसे कुछ नहीं हो पा रहा। हमारे पास इस बंदे की पिक्चर है और हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि ये बंदा गलत कर रहा है, लेकिन हमारे पास इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। और ऊपर से ये जितने भी काम करता है वो सारे के सारे बिल्कुल ऐसे ही हैं। हम लोग उन सारे कामों की बिना पर इसे क्रिमिनल नहीं कह सकते। और यहीं पर फिर से सीन रेफ्यूजी विलेज का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा सीन पास हुआ था। वो बड़ा मॉन्स्टर अपनी जुबान निकालकर उस बच्ची को खाने लगता है। यहीं पर हमारी हीरो की एंट्री होती है, यानी कि एलिजे की एंट्री होती है। एलिजे ऊपर से जंप करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है और उस बच्ची को बचा लेती है। कैलिंडोर भी उसे वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर और एलिजे वहाँ पर आती हैं और उस मॉन्स्टर को मारकर उस बच्ची को बचा लेती हैं। एलिजे उस बच्ची को बचाने के बाद उनसे कहती है तुम सब लोग सेफ हो, हमने मॉन्स्टर को मार दिया है, हम लोग ड्रैगन नेस्ट से आए हैं, मिस्टर एलिजेंड्रो ने हमें भेजा है। और यहीं पर एलिजे हमें अपना एक पास सीन दिखाती है, जहाँ पर मिस्टर एलिजेंड्रो से कहते हैं तुम आइफर को अपने साथ लो और रेफ्यूजी विलेज में अगर कोई मॉन्स्टर आता है तो उससे गाँव वालों को बचाओ। एलिजे इस बात से काफी हैरान होती है और एलिजेंड्रो से कहती है लेकिन हम लोग ऐसा क्यों करेंगे। एलिजेंड्रो हंसते हुए उससे कहता है तुम बस ऐसे ही समझ लो कि मैं उन सभी रेफ्यूजी लोगों की मदद करना चाहता हूँ कि वो सारे के सारे बहुत ज्यादा पावरलेस हैं। अगर मैं उनकी हेल्प नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा। तुम्हें बस वहाँ पर जाकर मॉन्स्टर्स को मारना है और उनको बताना है कि तुम लोग ड्रैगन नेस्ट से आए हो, मिस्टर एलिजेंड्रो ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। और वहीं पर एलिजे के साथ एक और बंदा भी होता है जिसका नाम मिस्टर हैंडी होता है। वो उसे कहता है बाकी का सब तुम खुद ही संभाल लेना। मिस्टर हैंडी उसे कहता है कोई बात नहीं सर, ये तो यकीन नहीं हो रहा कि आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी कि मुझे अभी यहाँ पर ड्रैगन नेस्ट को ज्वाइन किए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं अपना बेस्ट करूंगा, मैं आपको जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। एलिजे भी इसी बारे में सोच रही होती है ये रिफ्यूजी स्पोर्ट टीम के एक मेंबर को मेरे साथ क्यों भेज रहे हैं। आए मिस्टर एलिजेंड्रो इस वक्त कौन सा प्लान बना रहे हैं, सारे गाँव वालों की मदद करने से हमें क्या मिलने वाला है। एलिजेंड्रो मिस्टर हैंडी से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम उस विवरिन के ऊपर भी नजर रखो। लास्ट टाइम उसने भागने की कोशिश की थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हर रोज सोने से पहले उसकी तरफ देखो कहीं वो भागी तो नहीं। एलिजे से कहते हैं तुम्हें इस बात से कोई मसला तो नहीं है। एलिजे कहती है नहीं सर, ऐसे भी मैं हर रोज उसे वार्निंग देती हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ से भागेगी। एलिजेंड्रो उनसे कहता है पिछले कई सालों से हम लोग यहाँ पर छुप कर काम कर रहे हैं, लेकिन अब जबकि ड्रैगन नेस्ट के बारे में सभी को पता चल रहा है और बहुत सारे रिफ्यूजीज ऐसे होंगे जो कि हमारे ड्रैगन नेस्ट में आना चाहेंगे, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उनका एक इवैल्यूएशन टेस्ट लो और उसी के बाद जो लोग पास होंगे उन्हें यहाँ पर ड्रैगन नेस्ट में ले आओ, लोग यहाँ पर आकर काम करेंगे। एलिजे को उसकी किसी भी बात की समझ नहीं आ रही होती। एलिजे कहती है पता नहीं इसका मकसद क्या है, पहले तो ये ड्रैगन नेस्ट को एक सीक्रेट रख रहे थे, लेकिन अब ये ड्रैगन नेस्ट को सभी के सामने क्यों बता रहे हैं कि यहाँ पर ड्रैगन नेस्ट है। और सीन हमारा फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। एलिजे वहीं पर खड़ी खड़ी ये सब कुछ अपने बैक फ्लैश सीन में दिखा रही होती है। तो उसी वक्त एक बड़ा सा मॉन्स्टर कहीं से निकलता है और अपना मुंह खोलकर एलिजे को खाने लगता है, लेकिन आइफर आगे बढ़ती है और उस मॉन्स्टर को किक मारते हुए पीछे की तरफ फेंक देती है, फिर एलिजे को बचा लेती है। आइफर एलिजे को एलिजे उन्हीं कह रही होती है, यानी कि एलिजे सिस्टर। आइफर उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, जबकि एलिजे वहीं पर परेशान होकर बैठी होती है। आइफर उसे कहती है क्या हुआ। एलिजे उसे कहती है मेरे ऊपर उसका गंदा थूक गिर गया है और मैं पूरी तरह से गंदी हो गई हूँ, मेरे पास स्मेल भी आ रही है। वो दोनों उन सारे लोगों की मदद करने के बाद नदी के किनारे जाती हैं, जहाँ पर आइफर एलिजे को नहलाती है। वो एलिजे के ऊपर पानी डाल रही होती है ताकि वो नहा सके, फिर साथ ही वो उसे पंखा झोलती है ताकि उसके बाल सूख सके। एलिजे आइफर से कहती है अब बस भी करो, मुझे लगता है कि इतना काफी है, मेरे कपड़े भी सूख गए हैं। आइफर उसे कहती है अब इस बात का क्या मतलब है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे ये बाल मुकम्मल तौर पर सूख जाएं। एलिजे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। एलिजे उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बाल सुखाने के लिए और साथ ही मुझे नहलाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें हमें मारना है। आइफर उसे कहती है क्या तुम वाकई में यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन सभी को मारना चाहती हो। मुझे लगता है कि 2-4 को मारने से उन सभी को पता चल गया होगा कि यहाँ पर आसपास इंसान रहते हैं और उन्हें यहाँ पर नहीं आना। एलिजे उसे कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मॉन्स्टर इस वजह से यहाँ पर नहीं आएंगे। आइफर उसे कहती है हाँ मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी कभी एक वाइल्ड मॉन्स्टर हुआ करती थी, तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पर इंसान है तो मैं यहाँ से दूर चली जाती और जंगल के अंदर चली जाती ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। आइफर उससे पूछती है मुझे एक बात तो बताओ, तुम हमेशा अपनी गाइडलाइंस को यूज करते हुए तलवारबाजी करती हो या फिर बिना गाइडलाइन सिस्टम के भी तलवारबाजी कर सकती हो। एलिजे उसे कहती है हाँ मैं हमेशा अपने गाइडलाइन सिस्टम को यूज नहीं करती, कभी कभी मैं बिना गाइडलाइन
सिस्टम के भी तलवारबाजी करती हूँ। क्या तुमने ये नोटिस किया है? आइफर उसे कहती है, हाँ मैंने फाइट के दौरान तुम्हें नोटिस किया है। बाज़ दफा तुम अपनी गाइडलाइन सिस्टम के साथ बहुत ही अच्छे से तलवारबाजी करती हो, लेकिन किसी वक्त तुम रुक जाती हो। मुझे लगता है कि उस वक्त तुम अपनी गाइडलाइन सिस्टम को यूज नहीं कर रही होती। एलिजे उसे बताती है, गाइडलाइन सिस्टम को यूज करते हुए मैजिकल स्वर्ड्समैन की आर्ट्स को यूज करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और इस गाइडलाइन की वजह से ये तलवारबाजी की टेक्निक्स आसान हो जाती हैं। लेकिन मुझे बिना गाइडलाइंस के तलवारबाजी करना ज्यादा पसंद है, क्योंकि मेरी मॉम बिना गाइडलाइन के तलवारबाजी किया करती थी। तब मैं एक छोटी सी बच्ची हुआ करती थी, तब मुझे इस बारे में नहीं पता था कि मेरी मॉम भी एक हंटर है। ये बात तो मुझे बाद में पता चली कि वो एक मैजिक स्वर्ड्समैन है। हमेशा सुबह उठने के बाद अपनी तलवारों के साथ प्रैक्टिस किया करती थी, लेकिन मुझे उन्हें देखकर ऐसे ही लगता था जैसे कि वो डांस कर रही हैं। मैंने ये सारे के सारे डांसिंग मूव्स उन्हीं से सीखे हैं, और उनके डांसिंग मूव्स को देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती थी। मुझे लगा वो मेरे साथ हमेशा रहेंगी। लेकिन एक दिन वो मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए डंजन के अंदर गई, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। अगर कोई वापस आया तो वो एलिजेंड्रो था। जब मैं छोटी सी बच्ची थी, एलिजेंड्रो तभी मुझे उठाकर ले आया था। वो मुझे जहाँ पर ड्रैगन नेस्ट में लेकर आया, और यहाँ पर लाने के बाद उसने मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और मेरी बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम को इंस्टॉल किया। इसी सिस्टम के साइड इफेक्ट के तौर पर मेरी आंखें चली गयी, और अब जब भी मैं अपनी मॉम की वो डांस मूव्स को प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे इस गाइडलाइन सिस्टम को यूज करना पड़ता है, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि मैं उस आदमी का एक मोहरा बन चुकी हूँ। आइफर उसे कहती है, तो फिर तुम यहाँ पर रुकी हुई क्यों हो? तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती? मेरे ऊपर बैठो, हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं बहुत दूर। मैं तुम्हें उड़ाकर किसी दूसरी जगह ले जाऊंगी। एलिजे उसे कहती है, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ से भागूंगी तो एलिजेंड्रो किसी को मार डालेगा। आइफर एलिजे से कहती है, एलिजे अगर तुम्हें यहाँ पर जबरदस्ती रखा गया है तो तुम फिर मेरे साथ यहाँ से भाग चलो। मैं तुम्हें अपने ऊपर बिठाकर यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगी। हम दोनों उड़ते हुए बहुत दूर चले जाएंगे। एलिजे उसे कहती है, नहीं मैं यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि एलिजेंड्रो मेरी जगह पर किसी और को मारेगा। अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूंगी तो मेरी जगह पर कोई और मरेगा। और यहीं पर वो एक बैकग्राउंड सीन दिखाती है। एलिजे उसे कहती है, बचपन में मैंने एक बार भागने की कोशिश की थी, और मेरे भागने पर एलिजेंड्रो ने एक बंदे को मार दिया था, क्योंकि उसने कहा कि मैं उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस हूँ, और जब भी मैं कभी भागने की कोशिश करूंगी वो मेरी जगह पर किसी भी बेगुनाह को मार डालेगा। आइफर उसे कहती है, तो फिर तुम चर्च के ऑफिसर्स को इस बारे में क्यों नहीं बताती? एलिजे उसे कहती है, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत अरसा पहले मैंने एक गाँव के बंदे से मदद मांगने की कोशिश की थी, लेकिन अगले ही दिन पता चला कि वो बंदा मर चुका है। एलिजेंड्रो ने उसको मार दिया था। और फिर उस दिन के बाद से जब भी मैं प्रैक्टिस करने से मना करती या फिर उसकी बात नहीं मानती, तो मुझे कहता कि तुम्हारी जगह पर कोई ना कोई और जरूर मरेगा, और हर बार वो किसी न किसी गाँव वाले को मार देता। इसलिए मुझे मजबूर होकर यहीं पर रहना पड़ेगा। अगर मैं भागने की कोशिश करूंगी तो वो किसी निर्दोष को मार डालेगा। एलिजे उसे कहती है, यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही तरीका है, और मुझे पता है वो तरीका क्या है। हमें इस ड्रैगन नेस्ट के अंदर जितनी भी लाइफ फोर्स है उस सारी की सारी को एब्जॉर्ब करना होगा, कि वहाँ पर और कुछ भी लाइफ फोर्स ना बच सके। उसी के बाद हम लोग यहाँ से भाग सकेंगे, क्योंकि इस तरह एलिजेंड्रो का प्लान फेल हो जाएगा। उसने सालू लगा दिए हैं यहाँ पर इस लाइफ फोर्स को इकट्ठा करने के लिए, और इसी मकसद के लिए मुझे तुम्हारे ड्रैगन कोर की जरूरत चाहिए। मैं तुम्हारे ड्रैगन कोर को एलिजेंड्रो के लिए यूज नहीं करना चाहती, और न ही अपनी गाइडलाइंस को बेहतर बनाने के लिए, बल्कि मैं तुम्हारे अंदर जो ड्रैगन कोर है उसे लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज करूंगी। आइफर उसे कहती है, हाँ मेरे बॉडी के अंदर ड्रैगन कोर तो है, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता कि लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, क्योंकि मैं एक ड्रैगन नहीं हूँ। एलिजे उसे कहती है, तुम्हें अपने आप को ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है। तुम एक बहुत ही जीनियस विवरियन हो, और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम इस बात को समझ जाओगी कि एक ड्रैगन की तरह लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करना कैसा होता है। पर साथ ही वो हंसते हुए से कहती है, जिस दिन तुम ड्रैगन्स की तरह लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दोगी, तुम तो एक लेजेंडरी विवरियन बन जाओगी, क्योंकि आज से पहले तो सिर्फ ड्रैगन्स ही लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उसके बाद जिस तरह हम लोग ड्रैगन्स को ग्रेटर ड्रैगन्स कहते हैं, उसी तरह तुम्हें भी एक नाम दिया जाएगा, चाहे तुम्हें जीनियस विवरियन का नाम दिया जाए। आइफर उसे कहती है, तो इसका मतलब इससे पहले कि कोई और ड्रैगन वहाँ पर आए और लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करे, मुझे जल्दी से उस सारी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करना होगा, ताकि मेरा नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो सके। एलिजे उसे कहती है, इस बात का क्या मतलब है कि वहाँ पर कोई और ड्रैगन आ सकता है? आइफर उसे कहती है, शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा। हम लोग यहाँ पर ड्रैगन नेस्ट के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। गाँव वालों को पता चल गया है कि हम लोग ड्रैगन नेस्ट से यहाँ पर आए हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे लोगों को पता चलेगा। शायद एक दिन किसी ड्रैगन को भी इस बारे में पता चल जाए, तो यहाँ पर लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए आ जाए। एलिजे उसकी बात सुनने के बाद कहती है, यही बात की तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर एलिजेंड्रो का प्लान क्या है। उसने अचानक हमें इस तरह क्यों कहा कि जाकर गाँव वालों की मदद करो, और साथ ही उन्हें ये भी बताना कि हम लोग ड्रैगन नेस्ट से आए हैं। वो ये चाहता है कि हर तरफ ये रूमर फैला दिए जाएं, ताकि कोई ना कोई ड्रैगन यहाँ पर आए, आकर इस लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करे, फिर वो उसे पकड़ सकता है। आइफर उसे कहती है, लेकिन अगर कोई ग्रेटर ड्रैगन यहाँ पर आ गया तो मुझे नहीं लगता कि ये उसको अकेला संभाल पाएगा, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एलिजे उसे कहती है, एलिजेंड्रो कभी भी इस तरह का काम नहीं करता जिसका उसे भरोसा ना हो कि वो कर नहीं सकता। लगता है कि उसके हाथ में कोई स्पेशल आर्टिफैक्ट लगा है, जिसकी मदद से वो किसी भी ग्रेटर ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है। तो यहीं पर एलिजेंड्रो को भी दिखाते हैं। एलिजेंड्रो
एलिजेंड्रो के हाथ में वही टोकन होता है। असल में ये एक आर्टिफैक्ट है, इसी की मदद से वो ड्रैगन की बॉडी के अंदर से ड्रैगन कोर को निकाल सकता है। नेक्स्ट सीन अतीसे और प्रीस्ट एमिल का दिखाया जाता है। प्रीस्ट एमिल अतीसे से कहता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तुम वहाँ पर जाओ, तो वहाँ पर एक स्पाई बनकर जाना होगा। ये एक बहुत ही सीक्रेट मिशन है कि वहाँ पर ड्रैगन नेस्ट है, इसलिए तुम ही वहाँ पर जा सकते हो। तुम्हें वहाँ पर अकेले जाना है। अभी के लिए एलिजेंड्रो अपने ड्रैगन नेस्ट में काफी सारे नए हंटर्स को भर्ती कर रहा है और उसे मेजिस की तलाश है, यानी कि तुम्हारे तरह के मैजिशियंस की। और वहाँ पर एक इवैल्यूएशन टेस्ट भी होगा, लेकिन हम तुम्हें जो डॉक्यूमेंट्स देंगे उन डॉक्यूमेंट्स की मदद से तुम आसानी से उन इवैल्यूएशन टेस्ट को पास कर सकते हो। इसके अलावा ड्रैगन नेस्ट में हमारे पहले से काफी सारे स्पाइस हैं, वो भी तुम्हारी हेल्प करेंगे, इसलिए तुम्हें वहाँ पर जाकर जरा भी मुश्किल नहीं होगी। लेकिन यहीं पर एरिक की एंट्री होती है। एरिक उसे कहता है, नहीं, हम लोग इस मिशन पर नहीं जाने वाले। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अतीसी को वहाँ पर ड्रैगन नेस्ट में अकेले भेजूंगा? ये तो सुसाइड है, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े अरेंज करो, मैं भी इसके साथ जाऊंगा, वरना ये मिशन नहीं होगा, हम लोग इस मिशन पर नहीं जाएंगे। एमिल उसे कहता है, जिस तरह की तुम्हारी शेप और बॉडी है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम छुप नहीं सकते और ना ही तुम्हें हम कोई डिस्गाइज दे सकते हैं। एलिजेंड्रो तुम्हें देखते ही पहचान जाएगा कि तुम वेल्टेरा हो, कि आजकल तुम न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा छाए हुए हो। एरिक उसे कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो, हमें तुमसे और कोई भी बात नहीं करनी, हम लोग इस मिशन को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जाकर अपने लिए किसी और को ढूंढ लो। लेकिन यहीं पर अतीसे एरिक की बात को काटते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे इस मिशन को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं वहाँ पर ड्रैगन नेस्ट में जाऊंगा और जाकर इन्वेस्टिगेट करूंगा। एरिक अतीसे की बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो अतीसे से कहता है, अतीसे ये तुम क्या कर रहे हो? अतीसे उसे कहता है, फिलैट बैनी, तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे एक पर्सनल बॉडीगार्ड हो, यहाँ पर फैसला लेने का हक सिर्फ मेरे पास है, क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। मैंने कहा है कि मैं इस मिशन पर जाऊंगा तो मैं जाऊंगा, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। एमिल कहता है, तो इसका मतलब तूने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एमिल उसे कहता है, हम लोग ईस्टर्न गेट के ऊपर तुम्हारा इंतजार करेंगे, कल तुम्हें वहाँ पर आना है और हम तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स भी ले आएंगे और साथ ही वो सारी चीजें जिनकी तुम्हें जरूरत होगी। फिर एमिल वहाँ से चला जाता है। एमिल के जाने के बाद एरिक अतीसे से कहता है, अतीसे यहाँ पर हो क्या रहा है? मैंने कहा ना कि हम लोग इस मिशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते और तुम वहाँ पर ड्रैगन नेस्ट में अकेले नहीं जा सकते। हाँ, ये बात बहुत ज्यादा अच्छी है कि तुम ऑर्डर ऑफ लाइट के साथ यानी कि चर्च ऑफ लाइट के साथ हेल्प कर रहे हो मिशन को पूरा करने में, लेकिन वहाँ पर तुम अकेले जा रहे हो। का मतलब समझते हो, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। चलो जल्दी करो और जाकर उस एमिल को बता दो कि तुम इस मिशन को पूरा नहीं करोगे, तुम इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। अतीसे उसे कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी बात मेरी बनिस्टर फैमिली से जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं एक ड्रैगन हूँ। ड्रैगन नेस्ट के साथ मेरा पुराना नाता है, मुझे इस मिशन को अकेले ही पूरा करना पड़ेगा और ये काम मुझे करना ही पड़ेगा, तुम्हें इस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं। एरिक चिल्लाकर उसे कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो ये सब कुछ तुम्हारी बनिस्टर फैमिली से जुड़ा हुआ है, फिर मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं यहाँ से दफा हो जाऊँ? मेरी जरूरत नहीं रही। और अगर मैं तुम्हें टेक्निकल बात बताऊँ तो तुम एक ड्रैगन हो, तुम एक बनिस्टर फैमिली का हिस्सा नहीं हो, क्योंकि बनिस्टर फैमिली वाले ड्रैगन्स का शिकार किया करते थे, ना कि वो खुद ड्रैगन्स थे। अतीसे भी उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है, अभी अभी जो कुछ भी तुमने कहा है अपने अल्फाज को वापस लो। एरिक उसे कहता है, नहीं, मैं अपने अल्फाज को वापस नहीं लेने वाला, तुम उस रिक्वेस्ट को वापस लो। तुम उस ड्रैगन नेस्ट में जाकर मरना चाहते हो और बेनिस्टर फैमिली के नाम में ऐसा क्या है तुम मरने को भी तैयार हो, ना कि तुम्हारा बेनिस्टर फैमिली से कोई ताल्लुक भी नहीं है। अतीसे उसे कहता, हाँ ये बात ठीक है कि मेरा बेनिस्टर फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं और ऊपर से मैं एक ड्रैगन हूँ, लेकिन बेनिस्टर फैमिली का मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है और मुझे उस एहसान का कर्ज चुकाना है। तुमने हमारी बात को सुना नहीं। अडोरा बेनिस्टर ने अपनी जान दे दी थी इसे 10 साल पहले इन ड्रैगन नेस्ट को तबाह करने के लिए, लेकिन आज भी एक ड्रैगन नेस्ट बाकी है। तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती? ये सब कुछ जानने के बाद मैं यहाँ पर आराम से कैसे बैठ सकता हूँ? मैं जाकर उस ड्रैगन नेस्ट को तबाह करूंगा। लगता है कि तुम्हें ऑनर के बारे में कुछ भी नहीं पता, या फिर तुम्हारे जैसी दूसरी दुनिया के इंसानों को ऑनर के बारे में नहीं पता होता। एरिक फिर से चिल्लाकर उसे कहता है, तुम किस ऑनर की बात कर रहे हो? अगर तुम मर जाओगे तो फिर तुम्हारी ये ऑनर यानी कि इज्जत किस काम की है? अतीसे उसे कहता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पर जाकर मरने वाला हूँ? क्रेटर वैली डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स को मारने के बाद मैंने काफी सारी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब किया है और मेरा लेवल अप हो चुका है। आज से तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, इसलिए हम दोनों के रास्ते अलग। फिर अतीसे वहाँ से बाहर चला जाता है और एरिक बेचारा उसी रूम में अकेला रह जाता है। नेक्स्ट सीन घोड़ा गाड़ी का दिखाया जाता है अगले दिन का। अगले दिन अतीसे एमिल से मिलने के लिए जाता है। एमिल उसे घोड़ा गाड़ी में बिठाकर उस जगह की तरफ लेकर जा रहा है और साथ ही वो उसे डॉक्यूमेंट्स भी देता है। उसे कहता है, तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर हैं, हमने तुम्हारे लिए एक नई आइडेंटिटी को चूज किया है और साथ ही हमने इन पेपर्स के अंदर एक ऑफिशियल पेपर को भी शामिल किया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि तुम्हारा लेवल काफी ज्यादा लो है तुम्हारे ओरिजिनल लेवल से, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ पर जाकर ज्यादा कोई मसला होगा और कोई भी तुम्हें इतना ज्यादा नोटिस नहीं करेगा। और साथ ही वो उसे कहता है, और इस पेज को भी अच्छी तरह से देख लो, इसके ऊपर तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स लिखी हुई है। तीसरे उसे कहता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद नहीं कर सकते? मुझे इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, थोड़ी देर के लिए खामोश बैठ जाओ। मिल उसकी बात सुनने के बाद कहता है, लगता है कि इन दोनों में फाइट हुई है। तो बिल्कुल एक हस्बैंड एंड वाइफ की तरह फाइट करके आए हैं, लेकिन हैरिस ने हमारे मिशन को एक्सेप्ट कर लिया, इतना ही काफी है। तीसरे उसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स को पढ़ने के बाद
बाद कहता है यहाँ पर फीमेल क्यों लिखा हुआ है, मैं तो एक मेल हूँ। मैं जल्दी से अपने पास से मेकअप की किट निकालता है और उसे कहता है नहीं, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं हुई, तुम वहाँ पर एक फीमेल मेज बनकर जाने वाले हो। एक सीन रेफ्यूजी विलेज का दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे वर्कर तैयार हो रहे हैं। ये सारे के सारे वर्कर ड्रैगन नेस्ट में जाने वाले हैं काम करने के लिए। और इन्हीं सारे वर्कर्स में मिस्टर कैलेंडोर को भी दिखाते हैं। कैलेंडोर भी अपने बीवी बच्चे से मिल रहे होते हैं, उन्होंने भी अपना बैकपैक उठाया होता है और यहीं पर वो लोग फैमिली ड्रामा भी कर रहे होते हैं। मिस्टर कैलेंडोर की बेटी अपने डैड से कह रही होती है मुझे इनसे बहुत ज्यादा नफरत है, ये हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं। तब उसकी वाइफ कहती है तुम्हें अपने डैड से इस तरह नहीं कहना चाहिए, तुम्हें तो उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहना चाहिए क्योंकि वो काफी महीनों तक वहीं पर ड्रैगन नेस्ट में जाकर रहने वाले हैं। कैलेंडोर अपनी बेटी से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जब वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही अच्छा खाने को लेकर आऊंगा और शायद तुम्हारे लिए गुड़िया भी लेकर आऊँ। कैलेंडोर लाइन की तरफ देखता है, वो कहता है यहाँ पर तो बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है, ये सारे भी ड्रैगन नेस्ट में जाने वाले हैं। उसी वक्त वहाँ पर एलिजी आती है। कैलेंडोर से कहते हैं एलिजी आइफर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। एलिजी उसे कहती है हम तुम सभी को स्कोर करने के लिए आए हैं, मिस्टर एलिजेंड्रो ने हमें यहाँ पर भेजा है ताकि तुम सभी को सेफली ड्रैगन नेस्ट तक पहुँचाया जा सके। एलिजी कहती है मिस्टर कैलेंडोर अभी ड्रैगन नेस्ट में हमारे साथ जाने वाले हैं। कैलेंडोर उसे कहता है मुझे और कोई काम तो आता नहीं है और यहाँ पर मुझे और कोई काम देने वाला भी नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे वहीं पर जाकर ड्रैगन नेस्ट में जाकर मजदूरी करनी चाहिए, सुना है कि वहाँ पर काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। एलिजी से कहती है मिस्टर कैलेंडोर आपको पता है ना कि वहाँ पर जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको वहीं पर रहना पड़ेगा, तो आपकी फैमिली का क्या होगा। कैलेंडोर से कहता है मैं मॉन्स्टर्स की वजह से काफी परेशान था, लेकिन मिस्टर एलिजेंड्रो ने यहाँ पर काफी सारे हंटर्स को नियुक्त किया है हमारे गाँव वालों की सेफ्टी के लिए, इसलिए मैं इसलिए टेंशन फ्री होकर वहाँ पर जा सकता हूँ काम करने के लिए। और वहीं पर साइड के ऊपर हंटर्स का एवेल्यूएशन टेस्ट भी चल रहा होता है। यही वो एवेल्यूएशन टेस्ट है जिसके अंदर हंटर्स की सिलेक्शन होनी है। वहाँ पर दो हंटर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं और उनमें से एक जीत जाता है। हैंडी भी वहीं पर होता है और हैंडी सब काम का इंचार्ज है। वो उस जीतने वाले हंटर से कहता है तुमने टेस्ट को पास कर लिया है, ठीक है तुम हमारे साथ ड्रैगन नेस्ट में जाओगे। और इस बात से वो हंटर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हंटर्स का एवेल्यूएशन टेस्ट ले रहा है जहाँ पर हमारा अतिशी आने वाला है, लेकिन वो वहाँ पर लड़की बनकर आने वाला है। वहीं पर दो हंटर्स पहले आपस में फाइट करते हैं तो उनमें से एक जीत जाता है। हैंडी उसे कहता है तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया है, तुम हमारे साथ ड्रैगन नेस्ट में जाओगे, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हैंडी कहता है अब हमारे पास लास्ट में नंबर 56 और नंबर 60 बचे हैं, इस जल्दी से यहाँ पर एरिना में आ जाओ ताकि तुम्हारा एवेल्यूएशन टेस्ट पूरा किया जा सके। वहाँ पर काफी सारे लोग जमा होते हैं जो कि यहाँ पर हंटर का टेस्ट देने के लिए आए हैं। वो सारे यही सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर वाइल्ड मॉन्स्टर्स को मारने पर सर एलिजेंड्रो बहुत सारे पैसे दे रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर पास होना ही है। लीजे भी सोच रही होती है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिनका लेवल 25 से 30 तक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सर एलिजेंड्रो को ऐसे कुछ हंटर्स की जरूरत है। मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर कुछ हाई लेवल के हंटर्स भी आएंगे। आइफर उसे कहती है हाई लेवल के हंटर्स यहाँ पर क्यों आएंगे, क्योंकि डंजन के अंदर जाने से उन्हें काफी सारा कुछ मिल सकता है। यहाँ पर तो उन्हें एक फिक्स सैलरी मिलेगी, इसलिए वो उनके लिए काफी नहीं है, इसलिए यहाँ पर लो लेवल के हंटर्स आए हैं। एलिजे उसे कहती है आइफर क्या तुम मुझे थोड़ा सा ऊपर उठा सकती हो, मुझे यहाँ से फाइट ठीक से दिखाई नहीं दे रही, मुझे देखना है कि नेक्स्ट फाइट किसकी होने वाली है। आइफर उसे अपने ऊपर बिठा लेती है और उसे दिखाती है ऊपर से। एंडी कहता है तो नंबर 59 कहाँ पर है। अतीसे यहाँ पर लड़की बनकर आया है। अतीसे उसे कहता है नंबर 59 मेरा है। अतीसे उसे कहता है मेरा नाम एरियाना शिया है और मेरा नंबर 59 है। और यहीं पर बैकग्राउंड सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर अतीसे अभी उसी घोड़ा गाड़ी में होता है। एमिल उसे कहता है तुम्हें वहाँ पर लड़की बनकर जाना है और एमिल उसे मेकअप किट भी देता है और साथ ही उसे लड़कियों वाले कपड़े भी देता है। एमिल बाहर खड़ा होता है, वो अतीसे से कहता है सर अतीसे आपको जल्दी से करना होगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। अतीसे उसे कहता है मैं क्या करूँ, पहले मैंने कभी लड़कियों के कपड़े नहीं पहने, मुझे अपनी टॉप बनाने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। अपने बॉडी के ऊपर वाले हिस्से पर फेक चेस्ट बना रहा होता है और साथ ही उसके ऊपर पट्टियां लपेट रहा होता है। एमिल उसे कहता है सर अतीसे अगर आपको टॉप बनाने में मुश्किल हो रही है तो फिर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अतीसे अपने पाँव से दरवाजा बंद कर देता है और कहता है नहीं मैं अकेले ही कर लूंगा। अतीसे अपनी ड्रेस अप करने के बाद उसे कहता है मुझे ये तो बताओ तुम सब लोग यानी कि ऑर्डर ऑफ लाइट वाले ड्रैगन नेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे वहाँ पर क्यों भेज रहे हो, बाकी के सारे रिलीजियस सेक्टर वाले कहाँ पर हैं, वो वाले चर्च वाले यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे। एमिल उसे कहता है तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि हमारे अलावा 5 और चर्च हैं जिनमें फायर, विंड, अर्थ और वाटर, ये चारों कभी भी उस काम में हिस्सा नहीं लेते जहाँ पर इन सबको शामिल न किया जाए या फिर वो बात इनके रिलेटेड ना हो, इसलिए ये सारे इस मसले से दूर रहते हैं। चर्च ऑफ डार्कनेस वाले बहुत ज्यादा बुरे हैं, अगर हम किसी इन्क्विजिटर को यहाँ पर बुलाएंगे तो वो सारे के सारे फ्यूजी सिटी को ही बर्बाद कर देंगे। तुम उनके बारे में अच्छी तरह से जानते हो कि वो कितने बुरे हैं, तो अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, इसलिए हम लोग उनसे हेल्प नहीं ले सकते। इसलिए सिर्फ चर्च ऑफ लाइट यानी कि हमारा ही चर्च इस काम को बहुत ही आराम से कर सकता है। उसी वक्त अतीसे अंदर से बाहर निकलता है। एमिल के तो अतीसे को लड़की की फॉर्म में देखकर होश उड़ जाते हैं। अतीसे उसे कहता है क्या कहीं में कुछ बुरा तो नहीं लग रहा। एमिल उसे कहता है नहीं तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो, और साथ ही वो अपने ग्लासेस भी उतार कर उसे दे देता है और कहता है तुम जल्दी से इन ग्लासेस को पहन लो, ग्लासेस की वजह से
तुम्हारे लुक्स और भी ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। अतीसे उसे ग्लासेस लेता है और लगा लेता है। उसे कहता है इन ग्लासेस को लगाने के बाद अब मैं कैसा लग रहा हूँ। साथ ही वो एमिल से कहता है अगर मैंने तुमसे तुम्हारे ग्लासेस ले लिए तो उसके बाद तुम देखोगे कैसे, क्योंकि ग्लासेस के बिना तुम्हें तो दिखाई नहीं देता होगा। क्योंकि एमिल उसके सामने खड़ा रो रहा होता है और साथ ही सोच रहा होता है इस लड़के को इतनी खूबसूरत लड़की की फॉर्म में देखने के बाद वैसे भी मुझे दुनिया में और कुछ नहीं देखना। तो सीन हमारा फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। अतीसे वहाँ पर लड़की बनकर खड़ा है। एमिल ने उसे कहा था कि तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हें ड्रैगन नेस्ट के अंदर जाना है और जाकर इस बात को कंफर्म करना है कि क्या वाकई में ड्रैगन नेस्ट रियल है या फेक है, क्या वहाँ पर लाइफ फोर्स इकट्ठी हो रही है या नहीं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें सिलेक्शन राउंड को पार करना होगा। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा आसान है। तुम्हें सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जो बंदा होगा उसको दिखाने हैं। सिर्फ तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स को देखकर ही तुम्हें पास कर देगा। हैंडी उससे कहता है क्या मैं तुम्हारे पेपर्स देख सकता हूँ। अतीसी उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे पेपर्स देख सकते हो। लेकिन साथ ही वो सोच रहा होता है हालांकि मैंने अपनी सारी जिंदगी अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर गुजार दी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ। पता नहीं क्यों ये सारे के सारे लड़के मुझे घूर कर क्यों देख रहे हैं। अतीसी जैसे ही आगे बढ़ने लगता है वो सारे हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं यंग मिस तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फेल होने के बाद अगर तुम घर वापस जाना चाहती हो तो हम लोग तुम्हें एस्कॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी इस टेस्ट में फेल हो गए हैं। लेकिन हम लोग कम से कम तुमसे तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होंगे, इसलिए अगर तुम चाहो तो हम लोग तुम्हारा पूरा साथ देंगे, तुम्हारे बॉडीगार्ड भी बन सकते हैं। क्योंकि रास्ते में बहुत सारे खतरनाक लोग हैं कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़कियों का शिकार करते हैं। और यहीं पर अतीसे को एरिक की बात याद आती है, जहाँ पर एरिक चिल्लाकर उसे कहता है तुम वहाँ पर जाकर मर भी सकते हो। अतीसे कहता है ऐसा नहीं होने वाला, मैं उस एरिक को ये बात साबित करके दिखाऊंगा कि मैं अकेले भी मिशन को पूरा कर सकता हूँ, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। फिर अतीसे चलता हुआ सीधा हैंडी के पास आता है और उसे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। आइवर एलिजे से कहती है एलिजे हर जगह पर इस तरह के कमीने लोग होते हैं जो कि हम जैसी लड़कियों को बहुत ज्यादा तंग करते हैं। इस सारे के सारे इंसान होने के नाम पर दबा है। एलिजे कहती है मुझे इस लड़की के बारे में कुछ बहुत ही गलत लग रहा है, मुझे लगता है जो अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा रही है। हैंडी कहता है मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स को देख लिया है, तुम्हारा नाम एरियाना शिया है, तुम्हारा लेवल 30 है और तुम एक मैजिशियन हो। अतीसी उसे कहता है हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। जबकि एलिजे उसकी तरफ देखकर उसके लेवल को देख लेती है और कहती है इसका लेवल तो 45 है, लेकिन इसके पेपर्स के ऊपर इसका लेवल 30 क्यों लिखा हुआ है। हैंडी उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद डायरेक्टली उसे कहता है ठीक है तुमने पास कर लिया है, मैं यहाँ पर इवैल्यूएशन टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। एलिजे भी इस बात से काफी हैरान होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ पर जितने भी बाकी हंटर्स होते हैं वो भी कहते हैं तुमने इसको इसी तरह कैसे पास कर दिया, तो है कि इसे लड़की समझकर तुम पास कर रहे हो, जबकि हम सभी का बहुत ही टफ टेस्ट लिया जा रहा है। हैंडी उन सब से कहता है सभी लोग शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा। सर एलिजेंड्रो ने कहा था कि उन्हें मैजिशियंस की जरूरत है और यहाँ पर तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मैजिशियन हो, इसलिए इस लड़की को पास कर रहा हूँ और इसका लेवल भी काफी हाई है। यहीं पर एलिजे की एंट्री होती है। एलिजे अपनी तलवार लेकर नीचे उतर आती है और उनसे कहती है मैंने सुना है कि यहाँ पर बाकी के सारे हंटर्स ये कह रहे हैं कि सर एलिजेंड्रो यहाँ पर बाकी सभी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, इस लड़की को बिना टेस्ट के पास किए। तो फिर ठीक है, मैं इन सभी की गलतफहमी को दूर किए देती हूँ, मैं इस लड़की के साथ फाइट करूंगी। एलिजे कहती है मेरा लेवल 35 है और मैं इस लड़की के साथ फाइट करना चाहती हूँ। हैंडी से कहता है मिस एलिजे आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। एलिजे हैंडी से कहती है ये मेरा ऑर्डर है, जल्दी से साइड पर हट जाओ। और साथ ही एलिजे बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ती है और कहती है मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि एलिजेंड्रो को एक और बहुत ही पावरफुल मेज मिल जाए, इसलिए मुझे यहीं पर इसको रोकना होगा, मुझे इसकी आइडेंटिटी को सभी के सामने लाना होगा ताकि इसे यहीं पर टेस्ट से फेल करवाया जा सके। एलिजे बड़ी स्पीड के साथ अतीसे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अतीसे अपने आइस मैजिक को यूज करते हुए सामने एक आइस वॉल बनाता है और एलिजे की एक स्वर्ड उस आइस की वॉल के अंदर धंस जाती है। एलिजे अतीसे से कहती है तुमने यहाँ पर एक आइस वॉल बनाई है बिल्कुल उस जगह पर जहाँ पर मेरी स्वर्ड थी, तुमने मेरे एक हाथ को ब्लॉक कर दिया। तुम्हें देखकर लगता नहीं है, लेकिन लगता है कि तुम्हें फाइटिंग का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। अतीसे उसे कहता है नहीं मुझे फाइटिंग का कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं एक मैजिशियन हूँ, मैजिशियन सिर्फ रिसर्च करते हैं, तो सिर्फ एक लकी शॉट था। जबकि अतीसे खुद भी सोच रहा होता है मुझे यहाँ पर एडवांस मैजिक को यूज नहीं करना, क्योंकि अगर मैं एडवांस मैजिक को यूज करूंगा तो यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी सबको पता चल जाएगी कि मेरा लेवल हाई है, मुझे सिर्फ अपने आइस मैजिक को ही यूज करना होगा। अतीसे सामने की तरफ देखता है तो एलिजे अपनी तलवार को छोड़कर वहाँ से गायब होती है। एलिजे सिर्फ अपनी एक ही तलवार के साथ, क्योंकि एलिजे के पास 2 तलवारें हैं, वो अपनी एक तलवार के साथ आगे बढ़ती है। अतीसे कहता है ये एक मैजिक स्वर्ड मैन है, ये एक तलवार के साथ कैसे मुझ पर अटैक करेगी, क्योंकि मैजिकल स्वर्ड्स मैन के पास 2 तलवारें होनी चाहिए अपने अटैक्स को एक्टिवेट करने के लिए। एलिजे बड़ी स्पीड के साथ अतीसे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, जबकि उसी वक्त उन दोनों के सेंटर में एक बड़ा ही मोटा सा बंदा आ जाता है और उसके हाथ में एक बड़ी भारी सा वेपन होता है। वो एलिजे के ऊपर उस वेपन को दे मारता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। साथ ही उसने अपने हाथ में एक बड़े से मॉन्स्टर को भी उठा रखा होता है, वो उस मॉन्स्टर को खा रहा होता है। वो बड़ा मोटा बंदा हैंडी से कहता है अगर मैं यहाँ पर इन दोनों लड़कियों को मार देता हूँ तो इसका मतलब मैं इस टेस्ट में पास हो जाऊंगा, तुम लोग मुझे ड्रैगन लेस में लेकर जाओगे। वहाँ पर जितने भी बाकी के हंटर्स होते हैं वो सारे उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं तो पोली पोर्क है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे तो जेल में बंद किया गया था। उनमें से कहता
कहता है मैंने सुना है कि इसे क्रेटर वैली जेल के अंदर से कल ही रिलीज किया गया है, आज ये यहाँ पर पहुँच आया है। पोलीपोर्क उनसे कहता है तुम लोगों ने मुझे बिल्कुल ठीक पहचाना है, मेरा नाम पोलीपोर्क है और मेरा लेवल 45 है। इंसानों का गोश्त बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता, इसीलिए मैं यहाँ पर मॉन्स्टर्स को खाने के लिए आ गया हूँ और यहाँ पर जबकि टेस्ट हो रहे हैं तो फिर मैं भी टेस्ट दूंगा। पोलीपोर्क अपने सामने की तरफ देखता है जहाँ पर उसने अपने बड़े से वेपन के साथ अटैक किया था। मुझे देखकर हैरान होता है और कहता है कहीं मैंने जज को भी तो नहीं साथ ही मार दिया, अब मुझे पास कौन करेगा। फिर वो अपने वेपन के डंडे की तरफ देखता है तो वो सामने से पिघल रहा होता है। अतीसे ने अपने फायर मैजिक को यूज करते हुए उसके वेपन को पिघला दिया होता है। अतीसे एलिजे से कहता है मुझे लगता है कि हमारा टेस्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है और हमें आपस में फाइट भी नहीं करनी, पहले इससे निपट लेते हैं। एलिजे उससे कहती है मिशिया अब ऐसा मत कहना कि ये भी बस एक लकी शॉट था, तुम यहाँ पर फायर मैजिक को यूज कर रही हो जो कि बहुत ही पावरफुल लग रहा है। अतीसे उसे कहता है हाँ ये भी एक लकी शॉट है, क्या तुमने देखा नहीं पोलीपोर्क एक बहुत ही पावरफुल वेपन को यूज कर रहा है और उसका वेट भी काफी ज्यादा था, अगर वो तुम्हारे ऊपर गिरता तो अब तक तुम्हारा कीमा बन चुका होता। पोलीपोर्क ने अपने हाथ में एक बड़े से मॉन्स्टर को पकड़ा होता है, वो उसकी एक टांग को उखाड़ लेता है, उसकी टांग को उखाड़ने के बाद ही उसको अपने वेपन के तौर पर यूज करता है। पोलीपोर्क उनसे कहता है अब मुझे ये खाना नहीं खाना, ये मुझे टेस्टी नहीं लग रहा, तुम दोनों जल्दी करो और मरो। वो उस टांग को ही उन दोनों के ऊपर दे मारता है, लेकिन जैसे वो गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा उन दोनों के ऊपर लगने लगता है उसी वक्त हैंडी अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके हाथ से उस गोश्त के टुकड़े को दूर की तरफ फेंक देता है। हैंडी एक ओरा यूजर है, वो अपनी ओरा की पावर को यूज कर रहा है। पोलीपोर्क उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम तो वही जज हो, मुझे तो लगा शायद मैंने तुम्हें मार दिया, चलो शुक्र है तुम अभी तक जिंदा हो। हैंडी उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा परवाह है। हैंडी हंसते हुए उससे कहता है अफसोस की बात तो ये है कि हमने वैल्यूएशन टेस्ट को कंप्लीट कर दिया है, हमें जितने मेंबर्स चाहिए थे उतने हमने रख लिए हैं। पोलीपोर्क उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं पास हो गया हूँ और तुमने मुझे भी सिलेक्ट कर लिया है। हैंडी उसे कहता है लगता है कि मुझे ये रूल्स पहले ही बता देने चाहिए थे, हम लोग किसी ऐसे शख्स को पास नहीं कर सकते जो कि मर चुका हो। साथ ही वो उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है। ऐसे ही वो उसे पंच मारने के लिए अपनी पावर्स को रेडी करता है। उसी वक्त अतीसे को लाइफ फोर्स के रेड ड्रॉप्स नजर आते हैं जो कि ओरा है। हैंडी उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, उसका पंच खाने के बाद वो मोटा वहीं पर नीचे गिर जाता है। साथ ही वो अपने रजिस्टर के अंदर नोट कर लेता है जहाँ पर इवैल्यूएशन टेस्ट के दौरान एक बंदा एक्सीडेंट से मारा गया। हैंडी कहता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा वीक है, मुझे लगा शायद ये काफी स्ट्रॉन्ग होगा। तीसरे उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, पोलीपोर्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जब उसने हमारे पर अटैक किया था उसी वक्त मैंने महसूस किया था कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन हैंडी के सिर्फ एक ही पंच से वो नीचे कैसे गिर गया। का मतलब तो ये है कि हैंडी यहाँ पर ओरा को यूज कर रहा है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ था, मैंने उसके बाजू के अंदर से ओरा को निकलते हुए देखा। का मतलब तो ये है कि ये बंदा जो यहाँ पर खड़ा है ये एक ओरा यूजर है। हैंडी हंसते हुए उनसे कहता है अब जबकि हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है क्या अब हम लोग ड्रैगन नेस्ट की तरफ निकले। के बारे में बताया जाता है कि ओरा यूजर कौन से हंटर्स होते हैं और कौन से हंटर्स ओरा को यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट तरह के हंटर्स डिफरेंट तरह की पावर्स को यूज करते हैं, जैसे कि मैजिशियंस माना की पावर को यूज करते हैं। एरिक जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ यूजर्स ओरा की पावर को यूज कर सकते हैं, जैसे कि हैंडी ने ओरा की पावर को यूज किया था पिछली एपिसोड में। तो यहीं पर एरिक की तरफ दिखाते हैं, एरिक अपने घर में बैठा ओरा की पावर को यूज करने की प्रैक्टिस कर रहा है। उसने सामने एक बॉटल रखी होती है, उस बॉटल को अपनी ओरा की पावर को यूज करते हुए तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। एरिक वहाँ पर खड़ा खड़ा बहुत ज्यादा जोर लगा रहा होता है। एरिक कहता है मुझे महसूस हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर से बहुत सारी लाइफ फोर्स इकट्ठी होकर आ रही है, लगता है कि आज मैं ओरा को यूज कर पाऊंगा, मैं अपनी ओरा की पावर को यूज करते हुए सामने पड़ी बॉटल को तोड़ दूंगा। और फिर साथ ही एरिक बड़ी स्पीड के साथ अपने हाथ को सामने करता है और कहता है आज तो मैंने इसको यूज कर ही लिया, ये ओरा की पावर है। लेकिन कुछ भी नहीं होता, एरिक भी वहीं पर खड़ा होता है और वो बॉटल भी सही सलामत वहीं पर होती है। एरिक कहता है मुझे ऐसा लग रहा था शायद मेरी बॉडी के अंदर कुछ बहुत ज्यादा बर्निंग महसूस हो रहा है, मुझे कुछ जलने की स्मेल भी आ रही है, फिर ओरा की पावर निकली क्यों नहीं। उसी वक्त उसकी पीठ के पीछे दिखाते हैं कोई अपनी फायर को यूज करते हुए उसकी शर्ट को भी जला देता है। जैसे एरिक को थोड़ी सी जलन महसूस होती है, एरिक जोरदार चीख मारता है, जबकि अतीसे जो कि उसके पीछे बैठा होता है वो भी एक जोरदार चीख मारता है। अतीसे से कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं अभी इसको बुझा देता हूँ। फिर वो आइस मैजिक को यूज करता है तो एरिक फिर से चिल्लाकर उसे कहता है मैं बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, जी तुम कर क्या रहे हो। हाँ ठीक है कि मेरी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि तुम्हारी फायर पावर और तुम्हारी आइस पावर को बर्दाश्त कर सके। अतीसे उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे हाथ में एक नई बुक लगी है जिसके अंदर बहुत सारी नई ट्रिक्स लिखी हुई हैं, मैं कुछ नए मूव्स को प्रैक्टिस कर रहा था। एरिक उस स्क्रॉल को देखकर कहता है तुमने तो कहा था कि ये वाली बुक यानी कि ये वाला स्क्रॉल ये इतना महंगा है कि हम इससे पूरा एक घर खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी तुमने इसको खरीद क्यों लिया। वो एक स्पेशल स्क्रॉल होता है जिसको ओपन करने के लिए रिक्वायरमेंट्स लेवल 45 होती हैं। तीसरे जब लेवल 45 पर पहुंचा था तभी उसने इस स्क्रॉल को खरीदा था, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे पावरफुल स्पेल्स लिखे हुए हैं। एरिक उसके पास ही बैठ जाता है और कहता है तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम एक मैजिशियन हो और तुम्हारे पास बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनके अंदर से स्पेल को पढ़कर तुम अपने मैजिकल स्पेल्स को सीख सकते हो। तुम्हारे पास कोई ऐसी बुक नहीं है जिसके अंदर ओरा को यूज करने की टेक्निक लिखी हो, कि मैं भी ओरा को यूज करना
करना चाहता हूँ। अतीसे उसे कहता है नहीं, इस तरह की कोई भी बुक नहीं है, तुम्हें खुद ही इसको मैनेज करना होगा। अतीसे जहाँ पर उसे इन सारी फोर्सेस के बारे में बताता है। टोटल 5 फोर्सेस होती हैं। एक लाइफ फोर्स होती है जिसे ड्रैगन्स यूज करते हैं, एक प्राणा होती है जिसे हीलर यूज करते हैं, माना की पावर को मैजिशियन यूज करते हैं, जबकि फोर्स की पावर को मैजिकल स्वर्ड्समैन यूज करते हैं, और ओरा की पावर को टैंक्स या फिर इसी तरह के दूसरे स्ट्रॉन्ग हंटर्स यूज कर सकते हैं। अतीसे उसे कहता है इन चारों फोर्सेस के तुम्हारी बॉडी के अंदर होने का मतलब ये है कि इससे तुम्हारा ट्रेड यानी तुम्हारी क्लास सिलेक्ट होती है। जिस हिसाब से तुम्हारी बॉडी के अंदर पावर होती है उसी हिसाब से तुम उस ओरा की पावर को यूज कर सकते हो। अतीसे उसे कहता है ओरा की फोर्स इन सभी फोर्सेस में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है, क्योंकि ओरा की फोर्स को तुम्हें मास्टर करने के लिए बहुत सारे साल भी लग सकते हैं। तुम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी ने 40 साल तक इसको ट्रेन किया, लेकिन हो सकता है कि फिर भी वो 40 साल के बाद भी ओरा की फोर्स को हासिल न कर सके, क्योंकि ये इतनी ज्यादा स्पेशल होती है। एरिको से कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि फ्यूचर में मुझे एक बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि लोग मुझे सस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे क्योंकि मैं अभी तक ओरा की पावर को क्यों नहीं यूज कर सकता। मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ मुझे ओरा की पावर को भी यूज करना आना चाहिए। इसे उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, बहुत ही जल्दी लोग तुम्हारे पर शक करना शुरू करेंगे कि डंजन के अंदर जाने पर तुम्हारी स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है लेकिन तुम ओरा को यूज नहीं कर सकते, और मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में तुम हाई लेवल की डंजन के अंदर जा पाओगे। इस तरह लोगों को तुम्हारे पर बहुत ज्यादा शक हो जाएगा। अभी तक तुम ओरा को भी यूज नहीं कर सकते। एक हाई लेवल की डंजन को बिना किसी फोर्स के यूटिलाइज के किए तुम डंजन को क्लियर नहीं कर सकते। एरिको से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब ये भी है कि डंजन के अंदर बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर्स हो सकते हैं जो कि लिच की तरह हो, मारने के लिए मुझे ओरा की फोर्स की जरूरत पड़े। अतीसे उसे कहता है हाँ हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं जिनको मारने के लिए ओरा या फिर माना की फोर्स की जरूरत होती है। तुम अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से उनको नहीं मार सकते। एरी कहता है ये तो मेरा बैड लक है, क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर एक एरर है, इसी वजह से मैं अपनी ओरा की पावर को यूज नहीं कर पा रहा, वरना अभी तक मैं अपनी ओरा की पावर को यूज कर पाता। लेकिन क्या वाकई में अपनी गाइडलाइन सिस्टम की मदद के बिना ओरा की पावर को यूज कर सकूंगा? अतीसे अपने फायर मैजिक को यूज करते हुए सामने पड़ी हुई बॉटल को फोड़ देता है और उसे कहता है अगर कभी इस तरह का कोई मौका आता है जहाँ पर तुम अपनी स्ट्रेंथ के साथ सामने वाले दुश्मन को नहीं मार पाओगे तो वहाँ पर मेरा मैजिक काम आएगा, हम दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। हाँ मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि मेरा लेवल अभी लो है, मुझे अभी बहुत ही लंबा सफर तय करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हासिल करनी है, कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि मैं अपने लेवल को हाई कर सकूं और तुम्हारे साथ चल सकूं। मुझे एरिक और अतीसे की जितनी भी बातचीत हो रही थी ये सारी की सारी एरिक अपने बैकग्राउंड सीन में दिखा रहा था। कभी अपने घर में मौजूद है और अभी भी इस बारे में सोच रहा होता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है जो अकेला वहाँ पर चला गया ड्रैगन नेस्ट में, मुझे अपने साथ नहीं लेकर गया। मुझे लगता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अकेले एक मिशन को पूरा कर सकता है। साथ ही एरिक कहता है लगता है मुझे उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पिछले 150 साल से वो अभी तक जिंदा है और ऊपर से वो ड्रैगन भी है। वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका लेवल उससे ज्यादा हाई हो। मुझे लगता है कि वो वहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। यहीं पर सीन फिर से इवैल्यूएशन वाली जगह पर चला जाता है जहाँ पर मिस्टर हैंडी हंसते हुए कहते हैं हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हमें वापस चलना चाहिए ड्रैगन नेस्ट में। हैंडी हंसते हुए मिस शिया यानी कि अतीसे से कहता है मिस शिया अपने इस टेस्ट को पास कर लिया है और आप हमारी लास्ट पास होने वाली मेंबर हैं। लेकिन अतीसे भागता हुआ सीधा पोलीपोर के पास चला जाता है। इस बात से हैंडी भी काफी ज्यादा हैरान होता है। अतीसे भागता हुआ उसके पास जाता है और जज हैंडी से कहता है जज तुमने ये सब कुछ क्या किया, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो और ऊपर से तुम इसके बारे में रिपोर्ट कर रहे हो कि ये मर चुका है लेकिन ये तो अभी तक जिंदा है। हैंडी उसे कहता है मुझे लगता है कि इसकी बॉडी के ऊपर कुछ ज्यादा ही फैट है, मेरे पॉइंट से भी ये मरा नहीं, लेकिन इसको यहीं पर छोड़ दो, ये थोड़ी देर के बाद खुद ही मर जाएगा। अतीसे को उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर अतीसे एलिजे से कहता है लड़की तुम यहाँ पर मेरे पास आओ। एलिजे उसे कहती है क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? अतीसे उसे कहता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए प्लीज यहाँ पर जल्दी से आओ और मेरी हेल्प करो, हमें इस मोटे की जान बचानी होगी। उसके पास जाती है। अतीसे उसे कहता है प्लीज इसका मुंह खोल कर रखो ताकि मैं इसके मुंह के अंदर ये पोषण डाल सकूं जिससे ये ठीक हो जाएगा। हम लोग इसे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ नहीं सकते, इसलिए मेरी मानो हम इसे उठाकर अपने साथ ड्रैगन नेस्ट में लेकर चलते हैं, वहीं पर जाकर इसकी जान बचाएंगे। एलिजे उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होती है, लेकिन हैंडी भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो गुस्से के साथ उसकी तरफ घूर कर देख रहा होता है, लेकिन उसे उनकी बात मानना पड़ती है। नेक्स्ट दिन ड्रैगन नेस्ट का दिखाया जाता है। ड्रैगन नेस्ट के अंदर वो सारे लोग वापस आ जाते हैं, उनके साथ वो सारे वर्कर भी होते हैं यानी कि मिस्टर कैलेंडोर भी उनके साथ ही हैं। वो सारी अपने घोड़ा गाड़ियों से नीचे उतरते हैं जबकि उनके पीछे पीछे आइफर को दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा थकी होती है क्योंकि उन्होंने इस पोलीपोर को आइफर के ऊपर बांधा होता है। एलिजे आइफर के पास बैठी होती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम्हें इतने भारी बंदे को अपने ऊपर उठाकर लाना पड़ा। आइफर उसे कहती है तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ बल्कि उसकी वजह से हुआ है, लेकिन यार मैंने इस बार उसका काम कर दिया है क्योंकि उसने वहाँ पर तुम्हारी जान बचाई थी, वो भी इसी बंदे से जिसको मैंने उठाया हुआ है। अतीसे उस ड्रैगन नेस्ट को देखकर बहुत ज्यादा सीरियस होता है। अतीसे कहता है मुझे तो लगा था शायद ये एक नेचुरली जगह होगी या फिर किसी ग्रेटर ड्रैगन ने लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए इस जगह को बनाया होगा, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे पाइप्स हैं, लगता है कि इस जगह को किसी इंसान ने बनाया है। अतीसे वहीं पर उन पाइपों की तरफ देखकर सोच रहा होता है अगर ये वाकई में एक रियल ड्रैगन नेस्ट होती तो
तो यहाँ पर हर तरफ लाइफ फोर्स होती, लेकिन यहाँ पर मुझे जरा भी लाइफ फोर्स महसूस नहीं हो रही। मुझे तो लगता है कि इन्होंने पुरानी ड्रैगन नेस्ट के अंदर ये सारे के सारे पाइप्स बिछाए हुए हैं और ये इसको दोबारा से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अतीसे कहता है क्या मुझे इसे टेस्ट करना चाहिए क्योंकि मैं एक ड्रैगन हूँ, इसके अंदर से लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। अतीसे उन पाइप्स के काफी ज्यादा करीब होता है। उसी वक्त एलिजे उसे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम इतनी ज्यादा सीरियस क्यों लग रही हो। अतीसे उसे कहता है मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हूँ, यहाँ पर बहुत सारे पाइप्स हैं, मैं इन्हीं पाइप्स को देख रहा था कि ये क्या है। अतीसे उसे कहता है लेकिन तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रही हो। वो उसे कहती है नहीं मैं तुमसे सवाल नहीं पूछ रही, मैं तो बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने वहाँ पर मेरी जान बचाई, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी वहाँ पर मर सकती थी। अतीसे उसे कहता है हाँ ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा रेकलेस था, इसने हमारे ऊपर इसी तरह अटैक कर दिया जैसे कि ये वाकई में मैं मारना चाहता था। लीजिए उसे कहती है नहीं मैं इसके अटैक की बात नहीं कर रही, मैं इसकी बात कर रही हूँ जब तुमने इसको बचाने की कोशिश की था क्या तुमने उस हैंडी की तरफ नहीं देखा, गुस्से के साथ तुम्हारी तरफ घूर रहा था, जरा आपने पीछे देखो। अतीसे अपने पीछे देखता है, हैंडी वहाँ पर एक लड़की के साथ खड़ा होता है। एलिजे उसे कहती है ये बंदा जो यहाँ पर एक जज की तरह वहाँ पर काम कर रहा था जिसे तुम देख रही हो, उसने इस पोली पो को पंच मारा था, ये जज के लिए सिर्फ अभी के लिए काम कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पर ड्रैगन नेस्ट की सिक्योरिटी टीम का हेड है, इसलिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें इससे बचकर रहना होगा। वहाँ पर तुमने इसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया, शुक्र करो इसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। तीसरे उसे कहता है चाहे ये कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मैं अपनी आंखों के सामने एक इंसान को मरता हुआ कैसे देख सकती हूँ। लीजिए उसे कहती है ड्रैगन नेस्ट के अंदर अच्छे इंसान ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाते, बाहर की दुनिया के लोगों को लगता होगा कि ये जगह एक हिडन कासल की तरह है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी बहुत ज्यादा कमी है, जैसे कि खाना, पानी और जगह की। हालांकि इस सारी जगह को ड्रैगन नेस्ट कहा जा रहा है, लेकिन मुझे ये एक ड्रैगन नेस्ट की तरह नहीं लगती, मुझे तो सिर्फ एक आइलैंड लगता है जो कि दूसरी दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है, जिसे छोड़ दिया गया है और जिसे ढूंढा नहीं जा सकता। यहाँ पर ड्रैगन नेस्ट में अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें रूल्स को फॉलो करना होगा। यहाँ पर हर रोज कंस्ट्रक्शन का काम होता है, मजदूर यहाँ पर दीवारों को छीलते हैं, पत्थरों को काटते हैं और ये डेली का काम है। अगर वो लोग रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो उन्हें फेंक दिया जाएगा। अतीसी उसे कहता है तो इसका मतलब मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। और साथ ही वो अपनी छड़ी को निकालता है और अपनी छड़ी के अंदर से फायर पावर को एक्टिवेट करता है। उसकी फायर पोलीपोर के सामने जाकर गिरती है। अलीजे जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है और कहती है ये तुम क्या कर रही हो, तुम उसे क्यों मार रही हो। अतीसी उसे कहता है मैं उसे मार नहीं रहा, मुझे लगा यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है इसलिए मैंने उसके सामने थोड़ी सी आग जला दी है ताकि उसको थोड़ी सी गर्मी मिल सके। लेकिन साथ ही अतीसी मुस्कुराते हुए उससे कहता है अलीजे मुझे लगता है कि यहाँ पर इंसानों की जान तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए तो तुमने मेरे हाथ को रोकने की कोशिश की क्योंकि तुम उसे मरता हुआ नहीं देख सकती। अलीजे उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और कहती है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है मुझे टेस्ट करने के लिए, तुम बहुत ज्यादा बुरी हो। दोनों भी वहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त हैंडी वहाँ पर आता है और उनसे कहता है लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हो गई हो। एलिजे उसे कहती है मैं तो बस इसे यहाँ के रूल्स के बारे में बता रही थी, मुझे लगा कि तुम बाकी सभी के साथ बहुत ज्यादा बिजी हो इसलिए तुम्हारा ध्यान हमारी तरफ नहीं है, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। एंडी उसे कहता है मुझे यहाँ पर बहुत ही जरूरी काम है। वो अतीसे से कहता है मिस शिया क्या तुम अपनी सारी की सारी मैजिकल वांड्स को यहाँ पर रखकर मेरे साथ चलोगी क्योंकि मिस्टर एलिजेंड्रो तुमसे मिलना चाहते हैं। इस बात से तो एलिजे भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अतीसे ड्रैगन नेस्ट के अंदर पहुंच चुका है और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो एलिजे के साथ खड़ा बातें कर रहा होता है कि उसी वक्त वहाँ पर हैंडी आता है। हैंडी उसे कहता है तुम्हें अपनी मैजिकल वांड्स को यहीं पर छोड़ना होगा क्योंकि सर एलिजेंड्रो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ड्रैगन नेस्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हैंडी आगे आगे चल रहा होता है जबकि उसके पीछे पीछे अतीसे चल रहा होता है। अतीसे सोच रहा होता है पता नहीं यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे यहाँ पर आया हूँ मुझे फिर से एक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अभी मुझे यहाँ पर ड्रैगन नेस्ट में आए हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ और अभी से मुझे सर एलिजेंड्रो से मिलना पड़ेगा यानी कि इनके बॉस के साथ, और ऊपर से इन्होंने मेरी मैजिकल वांड्स भी मुझसे ले ली हैं। ना किसी वेपन की अगर मेरी उससे फाइट हो गई तो फिर मैं उससे फाइट कैसे करूंगा। हैंडी जो कि उसके आगे आगे चल रहा होता है, हैंडी उसे कहता है एक रियल के ड्रैगन नेस्ट को देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है। अतीसी उसे कहता है ये तो वाकई में बहुत ही अच्छा है, जैसा कि मैंने इसके बारे में कहानियां सुनी थी, ये वाकई में रियल की तरह बहुत ही अच्छा ड्रैगन नेस्ट है। हैंडी उसे कहता है मैं तुमसे ये कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे कुछ और जानना है। अतीसी उसे कहता है तुम्हें किस बारे में जानना है। हैंडी उसे कहता है मुझे तुमसे ये जानना है क्या ये वाकई में एक रियल ड्रैगन नेस्ट है या फिर एक फेक है। अतीसी उसकी बात सुन के बहुत हैरान हो जाता है। इसी वक्त हैंडी अपने पास एक लॉकेट निकालता है जो कि ऑर्डर ऑफ लाइट का लॉकेट होता है। वो उसे कहता है मैं भी यहाँ पर एक स्पाई हूँ, मुझे पता है कि प्रीस्ट एमिल ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। अतीसी उसे कहता है लेकिन तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला कि मैं भी यहाँ पर एक सीक्रेट मिशन पर आया हूँ, मुझे प्रीस्ट एमिल ने भेजा है। हैंडी उसे कहता है ये चश्मे जो तुमने पहने हुए हैं ये प्रीस्ट एमिल के हैं, तुम्हें पहचानने के लिए यही हमारा एक सबूत था, ग्लासेस को देखते ही मैंने तुम्हें पहचान लिया था। अतीसी उसे कहता है अगर हम दोनों ही सेम साइड पर हैं तो फिर तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मैं अपनी मैजिकल वांड्स को वहीं पर छोड़ दूं। हैंडी उसे कहता है एलिजेंड्रो के पास भी इस वक्त कोई भी वेपन्स नहीं होंगे, वो भी बिना वेपन्स के होगा क्योंकि इस वक्त वो अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा है कि वो एक मैजिकल स्वर्ड्समैन है, अपनी तलवारों के
बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता, अपने मैजिक को यूज नहीं कर सकता, और मैं एक ओरा यूजर हूँ, इसलिए मैं कहीं पर भी किसी जगह पर भी अपने ओरा को यूज कर सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर और तुम्हारी एक्टिंग बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही। लगता है कि तुमने पहले कभी स्पाई मिशन का काम नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर तुमने उस मोटे बंदे को जान बचाकर बहुत ही गलत किया। तुम इस मिशन को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हो तो कुछ भी ऐसा दोबारा मत करना जो कि बेकार हो। मेरी एक बात को याद रखना, हम दोनों यहाँ पर अपने रियल लेवल को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर से उस एलिजे से थोड़ा सा दूर रहना। मुझे लगता है कि उसे पहले तुम पर शक हो गया है, उसे लगता है कि तुम्हारे पास हाई लेवल है, तुम यहाँ पर किसी की स्पाई बनकर आई हो, मैं चाहता हूँ तुम उससे दूर रहो। वो दोनों ही एलिजेंड्रो के रूम के बाहर पहुँच जाती है। दरवाजा खोलने से पहले हैंडी उसे कहता है, अगर तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसी इंटरव्यू के दौरान ही तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी। जितनी देर हम लोग यहाँ पर रुकेंगे हमारे उतने ज्यादा लोग मरेंगे। तुम्हें यहाँ पर इस बात को कंफर्म करना होगा कि ये ड्रैगन नेस्ट बिल्कुल रियल है या फिर फेक है। हैंडी जैसे ही दरवाजे को खोलता है उसी वक्त सामने से एक पेन उड़ता हुआ आता है और उसकी आंख में लगता है। उस पेन को एलिजेंड्रो ने अपने हाथ में पकड़ा होता है। एलिजेंड्रो को हैंडी की आइडेंटिटी के बारे में पहले से पता है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने अपने पेन को यूज करते हुए उसकी आंख में मारकर उसको वहीं पर मार दिया है। हैंडी उसे कहता है, लेकिन अचानक तुम्हें मेरे पर शक कैसे हुआ, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? एलिजेंड्रो से कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में पहले से पता था। मैंने जैसे कीड़े को यहाँ पर जिंदा रखना मेरे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं था, लेकिन मुझे अपना काम करवाना था। मुझे जो बंदा चाहिए था उसे तुम यहाँ पर ले आए हो, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। एलिजेंड्रो अपने पेन की यूज करते हुए अपनी मैजिकल स्वर्ड्समैन की पावर को यूज कर रहा है, ताकि मैजिकल स्वर्ड्समैन जब तक अपनी दो तलवारों को यूज न करें वो अपनी मैजिकल पावर्स को यूज नहीं कर पाते। हैंडी को मारने के बाद वो उसके पास से उसका लॉकेट निकालता और कहता है, जब तुम यहाँ पर पहली बार आए थे उसी वक्त मुझे पता चल गया था कि तुम्हारा लेवल 50 है, तुम ऑर्डर ऑफ लाइट से हो। मुझे ये नहीं पता था, आज तुम्हारे लॉकेट को देखकर साबित हो गया। इन ऑर्डर ऑफ लाइट का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे ड्रैगन नेस्ट के बारे में एक ड्रैगन को पता चल गया और वो यहाँ पर आ गया। एलिजेंड्रो हंसते हुए पीछे की तरफ देखता है, अतीसे की तरफ। वो उसे कहता है, अगर ये ऑर्डर ऑफ लाइट से एक स्पाई है तो फिर तुम कौन हो? मुझे लगता है कि तुम भी इसकी एक साथी हो। अतीसे एलिजेंड्रो को इस तरह देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। नेक्स्ट सीन आइफर का दिखाया जाता है। आइफर कहती है, मेरी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि मैं काफी वक्त से उड़ी नहीं हूँ, ऊपर से मैंने इतने मोटे बंदे को अपने ऊपर उठाकर लाई हूँ। वो एलिजे से कहती है, एलिजे जल्दी से मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं थोड़ी ब्रेक लेकर आती हूँ, यानी थोड़ी देर ऊपर हवा में उड़कर आते हैं, तो मैं थोड़ी सी रिफ्रेश हो जाऊंगी। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे रूम तक तुम्हें छोड़ आऊँ? उठते हुए तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ आती हूँ। लेकिन एलिजे वहाँ पर बैठी अपने हाथ की तरफ देख रही होती है। आइफर उसे कहती है, कहीं तुम्हारे हाथ पर कोई चोट तो नहीं लगी? तुम अपने हाथ को इस तरह क्यों घूर रही हो? एलिजे उसे कहती है, मुझे कुछ बहुत ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है। जब मैंने उस लड़की को छुआ था मुझे कुछ बहुत ही अजीब महसूस हुआ। यूजुअली जब मैं किसी इंसान को छूती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि वो किस किस्म का इंसान है और उसकी बॉडी के अंदर कौन सी फोर्स है, लेकिन जब मैंने उस लड़की को छुआ था तब मुझे बहुत ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ। साथ ही एलिजे उठकर आइफर के ऊपर बैठ जाती है। आइफर उसे कहती है, हो सकता है कि वो बहुत ही हाई लेवल की मेज है इसलिए तुम्हें अजीब लगा होगा। एलिजे उसे कहती है, नहीं, इस वजह से नहीं है, मुझे कुछ ऐसा अजीब लगा जैसा मैंने पहले कभी महसूस किया है। आइफर के सर पे अपना हाथ रखती है तो उसे वैसी फीलिंग फिर से आती है। वो कहती है, हाँ मुझे बिल्कुल ऐसी फीलिंग आई थी। आइफर से कहती है, अगर मुझे उसकी बॉडी से इस तरह की फीलिंग आ रही है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? आइफर उसे कहती है, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अगर तुम्हें उसकी बॉडी से इस तरह की फीलिंग आ रही थी इसका मतलब तो ये है कि वो एक ड्रैगन है, एक ड्रैगन है जो कि अपनी इंसानी फॉर्म में यहाँ पर आई है। एलिजे उसे कहती है, अगर तो वाकई में वो एक ड्रैगन है तो हमें जाकर उसे रोकना होगा। आइफर सामने की तरफ देखती है और उसे कहती है, लगता है कि हम लोग काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें सामने जेंड्रो के रूम के अंदर से एनर्जी निकलती हुई नजर आ रही होती है। जेंड्रो फिर से अपनी मैजिकल स्वर्ड्समैन की टेक्निक को यूज कर रहा होता है। उसकी खिड़की के अंदर से जबरदस्त इलेक्ट्रिक एनर्जी निकलती है। वहीं पर खिड़की को तोड़ते हुए तीसे बाहर की तरफ गिरता है। तीसे जल्दी से गिरने के बाद फिर से संभल जाता है। उसके पास अपने कुछ मैजिकल क्रिस्टल्स होते हैं। तीसे कहता है, अपनी छड़ियों के बिना मैं इसके साथ फाइट नहीं कर सकता, ये सारे क्रिस्टल ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। एलिजेंड्रो भी बाहर आ जाता है और उसे कहता है, मुझे लगता है कि ऑर्डर ऑफ लाइट वाले मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि ड्रैगन नेस्ट रियल है या फिर फेक है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर दो स्पाइस को भेज दिया है, क्योंकि उनके पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। अगर ये बात साबित हो जाती है कि ये ड्रैगन नेस्ट रियल चीज है फिर वो मेरे खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए उन्हें यहाँ पर किसी ड्रैगन को भेजना होगा, यहाँ पर किसी ड्रैगन एक्सपर्ट को। तो मिस एक्सपर्ट, तुम्हें क्या लगता है? हमारी आइडेंटिटी मुझे पता चल चुकी है। तीसरे उसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि ऑर्डर ऑफ लाइट को अब यहाँ पर अटैक करने से कोई रोक सकता है, क्योंकि उनके एक प्रीस्ट को तुमने यहाँ पर मार दिया है। हैंडी उनका एक प्रीस्ट था। जेंड्रो आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, इन ऑर्डर ऑफ लाइट वालों को इस बारे में बताएगा कौन कि उनके एक प्रीस्ट को मार दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं छोड़ने वाला, तुम भी यहाँ पर मरोगी। तो अपने पेन को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। एलिजे आइफर से कहती है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, हम लोग तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं, वो लोग तो पहले से फाइट कर रहे हैं। आइफर उसे कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है कि एलिजेंड्रो को इस बारे में पता चल गया है कि वो लड़की एक ड्रैगन है? तुमने तो कहा था कि एलिजेंड्रो अपने सिस्टम को यूज करते हुए ये नहीं देख सकता कि वो एक ड्रैगन है या नहीं। एलिजे
उसे कहती है हाँ ये बात सच है, वो इस तरह नहीं देख सकता, वो उसके ड्रैगन कोर को नहीं देख सकता कि वो एक ड्रैगन है या ह्यूमन है, लेकिन उसने ड्रैगन नेस्ट को यहाँ पर चारे के तौर पर यूज किया था। उसे लगता है कि वो लड़की ड्रैगन है जो कि यहाँ पर चारे को खाने के लिए आई है, और ऊपर से वो लड़की एक लेवल 45 की मेज है। एलिजेंड्रो के पास ये देखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो लड़की एक ड्रैगन है या नहीं। उसके ऊपर इतनी देर तक अटैक करेगा जब तक कि उस लड़की की जान पर न बन आए। जान पर बन आने के बाद वो खुद ब खुद एक ड्रैगन में ट्रांसफर हो जाएगी अगर वो एक ड्रैगन है। आइफर उसे कहती है लेकिन अगर वो एक ड्रैगन ना हुई, यानी कि मौत के करीब होने पर भी वो एक ड्रैगन में चेंज नहीं होती, इसका मतलब वो एक नॉर्मल इंसान है। एलिजेंड्रो के इन सारे अटैक से वो तो मर जाएगी। एलिजे उसे कहती है तो तुम्हें किसने कहा कि एलिजेंड्रो को इस बात से फर्क पड़ता है, वो किसी को भी मार सकता है। तो इस लड़की की जरा भी परवाह नहीं है। ये सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना तो हम लोग यहाँ से भाग पाएंगे और ना ही इस ड्रैगन नेस्ट को तबाह कर पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इससे पहले कि एलिजेंड्रो उस लड़की को मारे, मुझे एलिजेंड्रो से पहले उस लड़की को मारना होगा ताकि उसे इस बारे में ना पता चले कि वो एक ड्रैगन थी। नेक्स्ट सीन फिर से फाइटिंग का दिखाया जाता है। अतीसे यहाँ पर अपने आइस मैजिक को यूज कर रहा है। अतीसे कहता है मेरा मैजिक काफी ज्यादा वीक है, मैं अपनी छड़ी के बिना मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए ही मैजिक परफॉर्म कर सकता हूँ। साथ ही अतीसे उससे कहता है तुम्हारे यहाँ पर इस ड्रैगन नेस्ट को बनाने का मकसद क्या है। एलिजेंड्रो हंसना शुरू कर देता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह तुम मुझे इंटेरोगेट करोगी और मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दे दूंगा। तुम्हें इसके लिए पहले मुझे मारना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें जवाब दूंगा, लेकिन मुझे मारने के लिए पहले तुम्हें खुद जिंदा रहना पड़ेगा। और फिर वो अपने सारे पेन को यूज करते हुए उनके अंदर से इलेक्ट्रिक अटैक्स को यूज करता है। अतीसे भी जल्दी से अपनी आइस को सामने यूज करते हुए एक वॉल बना लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक करता है। ऐसा लगता है कि उसके सारे के सारे अटैक सामने की तरफ से आने वाले हैं, लेकिन एलिजेंड्रो अपने अटैक्स को घुमाकर ऊपर वाली साइड से उस पर अटैक करता है। इसे जल्दी से पीछे की तरफ जंप करते हुए उन्हें अवॉइड कर लेता है, लेकिन वो पेन उसकी एनर्जी की मदद से उड़ रहे हैं। उन पेन को उड़ाते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। उनमें से एक पेन सीधा उसके मुंह की तरफ जाता है। तीसरे उसके पेन के अटैक से बाल बाल बचता है, लेकिन उसका चश्मा टूट जाता है। एलिजेंड्रो जल्दी से जंप करते हुए उसकी आइस वॉल के ऊपर चढ़ता है और कहता है कहीं मैंने उसको मार तो नहीं दिया। उसी वक्त सामने से एक फायर अटैक होता है। तीसरे को लगता है कि शायद उसने अपने फायर अटैक से तो पीछे की तरफ धकेल दिया है, लेकिन एलिजेंड्रो सामने की तरफ से गायब होते हुए उसकी साइड पर आ जाता है। साइड से ही उसे एक जबरदस्त किक मारता है कि कितनी ज्यादा पावरफुल होती है कि तीसरे लुढ़कता हुआ पीछे वाली दीवार के सजाकर गिरता है। एलिजेंड्रो से किक मारने के बाद कहता है अगर तुम यहाँ पर एक ड्रैगन होने का नाटक कर रहे हो फिर भी तुम बहुत ज्यादा वीक हो। अभी ऐसा है कि तुम वाकई में एक इंसान हो, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बहुत ही जल्दी इस बात का जवाब मिलने वाला है। अगर तुम वाकई में एक ड्रैगन हो तो मरने से पहले तुम अपनी ड्रैगन फार्म में जरूर आओगी। सीन फिर से आइफर और एलिजे का दिखाते हैं। एलिजे आइफर से कहती है तुम मुझे अपोजिट डायरेक्शन में क्यों ले आई हो, हमें तो उस तरफ जाना चाहिए था, जाकर उस लड़की को एलिजेंड्रो से बचाना चाहिए था। आइफर उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम वहाँ पर जाकर उस लड़की को बचा सकती हो या फिर एलिजेंड्रो के सामने उस लड़की को मार सकती हो, और उसके बाद क्या होगा, एलिजेंड्रो तुम्हें भी मार डालेगा। एलिजे उसे फिर से कहती है मुझे वहाँ पर लेकर चलो, पहले कि एलिजेंड्रो उसको इतना ज्यादा फोर्स करे कि वो अपनी रियल ड्रैगन फार्म में आ जाए, मुझे जाकर उसे मारना होगा ताकि हम लोग बाकी बहुत सारे लोगों को इससे बचा सकें। आइफर उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा आ जाती है और चिल्लाकर उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम बहुत ज्यादा स्टबर्न हो, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की वहाँ पर मर जाए, एलिजेंड्रो से मार देता है तो मार दे, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र है। मैं नहीं चाहती कि दूसरों को बचाने के लिए तुम्हें अपने हाथों को खून से रंगना पड़े। तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें पता है कि एक बार अगर तुम किसी और इंसान को मार दोगी तो उसके बाद तुम्हें आराम से नींद भी नहीं आएगी, इस वाक्य को जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा कुछ करो। एलिजे उसे कहती है तो फिर तुम क्या चाहती हो कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे दूसरों को बचाना भी है। क्या तुम चाहती हो कि मैं हमेशा की तरह बहुत ज्यादा कमजोर बनकर सिर्फ देखती रहूं, मेरी वजह से दूसरे लोग मरते रहे और मैं कुछ भी ना कर सकूं, जबकि मेरे पास स्ट्रेंथ है तो मैं जाकर उसको बचा सकती हूँ, फिर कम से कम उसको बचाने की कोशिश तो कर सकती हूँ। फिर उसे कहती है नहीं, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना, इस बार ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको संभाल लूंगी। एलिजे भी उसकी बात सुन के बहुत सा हैरान हो जाती है क्योंकि आइफर के पास एक जबरदस्त आइडिया है अतीसे की जान बचाने का। एलिजेंड्रो अतीसे को बहुत ज्यादा बुरी तरह से पीट रहा है, वो उसे इस तरह पीट रहा है कि मरने के करीब होने पर अतीसे अपनी बॉडी को चेंज करेगा और वो एक ड्रैगन बन जाएगा। दूसरी तरफ आइफर और एलिजे उसको बचाने की कोशिश कर रही हैं। तो यहाँ पर एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं लास्ट एपिसोड में एलिजेंड्रो ने अतीसे को एक जबरदस्त किक मारी थी जिसकी वजह से अतीसे पीछे दीवार के सजाकर गिरा था। वहाँ पर दीवार के साथ गिरने के बाद एलिजेंड्रो अपने पेन को यूज करते हुए उसके हाथों को दीवार के साथ बांध देता है, फिर उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे कहता है सब कुछ बहुत ज्यादा बोरिंग होता जा रहा है, चलो जल्दी भी करो और एक ड्रैगन बन जाओ। अतीसे उसे कहता है इस जगह को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ड्रैगन नेस्ट खत्म हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस ड्रैगन नेस्ट से कुछ हासिल होने वाला है। एलिजेंड्रो से कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं मिल सकता। अतीसे उसे कहता है एक ड्रैगन नेस्ट को सिर्फ ड्रैगन ही हैंडल कर सकते हैं, यहाँ पर जितनी भी लाइफ फोर्स होती है उस सभी को इकट्ठा करने के लिए तुम्हें एक ड्रैगन कोर की जरूरत पड़ेगी। एलिजेंड्रो कहता है तो हमारे पास ड्रैगन कोर क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है कि तुम
भी एक ड्रैगन हो और तुम्हारे ड्रैगन कोर्स को हम इस्तेमाल कर सके। अतीसी उसे कहता है लेकिन मैं एक ड्रैगन नहीं हूँ। किसने कह दिया कि मैं एक ड्रैगन हूँ? अतीसी हंसते हुए उससे कहता है लेकिन तुम्हारा ये ड्रैगन नेस्ट अभी तक कंप्लीट नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास किसी न किसी चीज की तो कमी है, वरना तुमने अपने मिशन को कब का कंप्लीट कर लिया होता। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मकसद क्या है इस ड्रैगन नेस्ट को बनाने का, लेकिन तुम अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाओगे। एलिजेंड्रो अपनी पावर्स को यूज करते हुए तीसे की गर्दन से पकड़ता है और उसे ऊपर हवा में उठा लेता है। वो दोनों क्योंकि बहुत ज्यादा ऊंचाई के ऊपर हैं। एलिजेंड्रो से कहता है फिलहाल के लिए तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने मकसद को पूरा कर सकता हूँ या नहीं। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। इस वक्त तुम बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हो। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। मैं अपनी थोड़ी सी पावर को और यूज करूँ तो तुम्हारी गर्दन को तोड़ सकता हूँ, फिर मैं अपनी पावर्स को रिलीज करूँ तो तुम यहाँ से नीचे गिरकर मर जाओगी। अभी तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। चलो जल्दी से एक ड्रैगन में बदल जाओ, वरना तुम्हारे बचने के चांसेस 0% रह जाएंगे। साथ ही वो से कहता है मैं सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगा और वो गिनती गिनना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो 3 से 2 से 1 पर पहुँचता है उसी वक्त वहाँ पर लाइफ फोर्स इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। एलिजेंड्रो हंसना शुरू कर देता है और कहता है तो वाकई में तुम एक ड्रैगन ही निकली। मुझे लगा ही था कि तुम एक ड्रैगन हो और तुम यहाँ पर अपनी पावर को यूज करते हुए लाइफ फोर्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें लगता है कि ड्रैगन नेस्ट के अंदर जितनी भी लाइफ फोर्स है उस सभी को इकट्ठा करके तुम जल्दी से लेवल अप कर सकोगी, उसके बाद आसानी से मुझे मार सकती हो। लेकिन तुम्हें पहले से पता है कि ये ड्रैगन नेस्ट कभी कंप्लीट नहीं है। इसमें एक छोटा सा मसला है, तुम इस सारी लाइफ फोर्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब नहीं कर पाओगी। एलिजेंड्रो बहुत खुश होता है कि उसे एक ग्रेटर ड्रैगन मिल गया है। अतीसी उसे कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ग्रेटर ड्रैगन? तुम मुझे ग्रेटर ड्रैगन क्यों कह रहे हो? मैं एक ड्रैगन नहीं हूँ और इस वक्त ये सारी की सारी लाइफ फोर्स मैं इकट्ठी नहीं कर रही, ये तो कोई और कर रहा है। एलिजेंड्रो भी उसकी बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है। एलिजेंड्रो अपने पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक ड्रैगन कोर होता है और कोई वहाँ पर लाइफ फोर्स को इकट्ठा कर रहा होता है। ये देखकर एलिजेंड्रो जल्दी से अतीसे को पीछे की तरफ फेंक देता और कहता है तो इसका मतलब यहाँ पर एक और ड्रैगन है। लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसका मतलब तुम एक ड्रैगन नहीं हो, तुम तो सिर्फ एक मैजिशियन हो और रियल ड्रैगन वहाँ पर है जो कि उस सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब क्या अतीसे भी इस बारे में सोच रहा होता है आज यहाँ पर मेरे अलावा कौन सा ड्रैगन आ गया है जो कि लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये शुक्र है कि उसकी वजह से मेरी जान तो बच गई है। अतीसे कहता है मुझे लगता है कि इसका प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। इसने ड्रैगन नेस्ट की अफवाह इसीलिए फैलाई थी ताकि एक ड्रैगन यहाँ पर आए और वो इस ड्रैगन को पकड़कर उसकी ड्रैगन कोर को निकाल सके। इसका ड्रैगन नेस्ट फेक है, ये रियल नहीं है, लेकिन इनके ड्रैगन नेस्ट के अंदर बहुत सारी लाइफ फोर्स है। इसके लिए कोई ना कोई ड्रैगन यहाँ पर जरूर आएगा। मुझे यहाँ से निकलकर ऑर्डर वालों को इस बारे में बताना होगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो मेरी हालत ऐसी है कि मैं अपनी उंगलियों को भी नहीं हिला पा रही। उसी वक्त एलिजे की एंट्री होती है। एलिजे वहाँ पर आती है और कहती है सर एलिजेंड्रो, लगता है कि दूसरी तरफ एक ड्रैगन है। भागती हुई एलिजेंड्रो के पास जाती है और कहती है सर सामने की तरफ देखिए, मुझे लगता है कि वहाँ पर एक ड्रैगन घुस आया है। लगता है कि वही सारी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो लेवल अप कर सके। एलिजेंड्रो से कहता है इस लड़की को तुम देख रहे हो, मैंने इस लड़की को बहुत ज्यादा पीटा, मुझे लगा शायद ये एक ड्रैगन है, लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एलिजे उसे कहती है तो सर एलिजेंड्रो, क्या आपको वहाँ पर जाकर चेक नहीं करना चाहिए? शायद आपको वो वाला ड्रैगन मिल जाए जो कि वाकई में रियल का ड्रैगन है। एलिजेंड्रो से कहता है मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगा? अगर वो एक ड्रैगन है तो वो भी इंसानी फॉर्म में होगा और मैं उसको नहीं पहचान सकता, तो इस लड़की को नहीं पहचान सका जो कि एक इंसान है। एलिजेंड्रो हंसते हुए कहता है लेकिन ये कोई बड़ा मसला नहीं है, चाहे वो कोई सा भी ड्रैगन क्यों ना हो, चाहे वो इंसानी फॉर्म में वहाँ पर लेवल अप करने की कोशिश कर रहा है, वो सारी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता कि मैंने इस सिस्टम को बनाया ही कुछ इस तरह से है। ड्रैगन नेस्ट ब्रोकन है, के अंदर एक मसला है, वो उस लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होगा। जितने भी ब्रिज यहाँ से बाहर की तरफ जाते हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली टूट जाएंगे और सारे लोग यहीं पर फंस जाएंगे और वो ड्रैगन भी यहाँ से निकल नहीं पाएगा। अपनी इंसानी फॉर्म में तो बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगा, उसे अपने ड्रैगन फॉर्म में उड़कर यहाँ से जाना होगा और तब हम लोग उसे देख लेंगे कि वो कौन है। एलिजे कहती है तो सर आपका सारे का सारा प्लान यही था, आप यहाँ पर एक ड्रैगन को लेकर आना चाहते थे इस ड्रैगन नेस्ट के अंदर। एलिजेंड्रो से कहता है ये काम बहुत ज्यादा आसान होने वाला था, मुझे तो इसी तरह लगा था कि शायद ये लड़की एक ड्रैगन है और मैं इसे बड़ी आसानी से यहाँ पर पकड़ लूंगा, लेकिन अब जबकि ड्रैगन है जो कि दूसरी तरफ है और वहाँ पर लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पर जाकर उसको पकड़ सकता हूँ। साथ ही वो आगे बढ़ता है और अतीसे को हाथ में पकड़ते हुए कहता है कोई बात नहीं, हम लोग एक ड्रैगन को तो नहीं पकड़ पाए लेकिन हमारे हाथ में फ्लाइट का एक स्पाई लग गया है, ऊपर से एक मैजिशियन है काफी हाई लेवल की, के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। अतीसे उसे कहता है तुम किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स मेरे पर करने वाले हो? एलिजेंड्रो हंसते हुए उससे कहता है सॉरी, अगर तुम्हें ऐसा लगा हो कि हम तुम्हारे पर कोई एक्सपेरिमेंट करके तुम्हें जिंदा रखेंगे, नहीं, हम लोग तुम्हें जिंदा नहीं रखने वाले। यहाँ पर जिंदा लोगों के हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, हम तुम्हारे पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे ना तो तुम जिंदा रहोगी और ना ही मरी हुई। एलिजेंड्रो से कहती है ये तो बहुत ही बुरी बात है, हमें इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। एलिजेंड्रो से कहता है अब तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें कुछ बहुत ही सीक्रेट बात पता चली है। एलिजे से कहती है जब से ये लड़की यहाँ पर आई है मुझे कुछ बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर ड्रैगन नेस्ट के अंदर बहुत कुछ चेंज हो रहा है। तो मुझे भी ऐसा ही लग
लगा था कि यही लड़की वो ड्रैगन है जो कि इस लाइफ फोर्स को इकट्ठा कर रही है। और अगर वाकई में ऐसी बात है तो हो सकता है ये हमारी हेल्प कर सके इस ड्रैगन नेस्ट को रिपेयर करने में। एलिजेंड्रो से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम चाहती हो कि मैं ऑर्डर ऑफ लाइट के एक स्पाई को यहाँ पर काम दे दूं, वो भी इतना ज्यादा स्पेशल काम? चाहती हो कि मैं यहाँ पर इसे ड्रैगन नेस्ट को रिपेयर करने का काम दे दूं? एलिजेंड्रो उठकर खड़ा हो जाता है और एलिजे से कहता है तुमने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है, ठीक है हम लोग ये काम इसी से करवाएंगे। वो एलिजे से कहता है ठीक है मैं इसका इंचार्ज तुम्हें बनाता हूँ, वैसे भी ये लड़की यहाँ से भाग नहीं सकती, हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिजे उसे इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और इस तरह एलिजे अतीसे की जान बचा लेती है। नेक्स्ट सीन एलिजे के रूम का दिखाया जाता है। एलिजे अतीसे को उठाकर अपने रूम में ले आती है। एलिजे उसे कहती है आज के बाद हम दोनों एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं, तो आज के बाद तुम मुझे एलिजे ही कहा करो। साथ ही एलिजे उसे कहती है अब जबकि तुम्हारी आइडेंटिटी यहाँ पर सभी को पता चल गई है कि तुम ऑर्डर ऑफ लाइट की एक स्पाई हो, तो क्यों ना तुम मुझे अपना रियल नेम बताओ। अतीसे उसे कहता है मेरा रियल नेम अतीसे बनिस्टर है और अगर तुम चाहो तो मुझे अतीसे भी कह सकती हो। एलिजे ने अतीसे को अपनी कमर पे उठाया होता है बिल्कुल पिगी बैंक की तरह। अतीसे उसे कहता है मिस एलिजे मैं तुम्हारे लिए काफी भारी हूँ, मुझे नीचे उतार दो। एलिजे उसे कहती है मुझे कोई भी मसला नहीं है क्योंकि मैं एक मैजिकल स्वर्ड्समैन हूँ और हम लोग फोर्स को यूज करते हैं, इसलिए तुम्हारे जितना वजन उठाना तो हमारे लिए आम सी बात है। अगर तुम इस तरह अनकंफर्टेबल हो तो तुम मुझे बता सकती हो। अतीसे जल्दी से उसकी बैग से नीचे उतर जाता है और कहता है मुझे लगता है कि मुझे एक लड़की की बैग के ऊपर इस तरह पिगी बैग बनकर नहीं चिपकना चाहिए, ये मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा करने वाली बात लग रही है। एलिजे उसे कहती है लेकिन हम दोनों ही लड़कियां हैं तो इसमें शर्मिंदा करने वाली बात कौन सी है? एलिजे ने उसे अभी तक ये नहीं बताया कि वो एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। एलिजे उसे कहता है नहीं मैं पैदल ही चल के जाऊंगा। उसके अंदर से एलिजे सोच रहा होता है मुझे लगता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा अच्छी है और इससे झूठ बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं उसे नहीं बता सकता कि मैं एक लड़का हूँ। एलिजे उसे कहती है मेरा रूम इस तरफ है, इस तरफ आ जाओ। एलिजे उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी देर पहले तुमने मेरी जान बचा ली वरना एलिजेंड्रो तो मुझे मार ही डालता। एलिजे उसे कहती है तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई। मैं तुम्हें सच सच बताऊं, जब मुझे पहली बार पता चला कि तुम एक ड्रैगन हो तो मैं तुम्हें जान से मारना चाहती थी। मैं नहीं चाहती कि एलिजेंड्रो के हाथ में एक पावरफुल ड्रैगन लग जाए। एलिजे उसे कहता है लेकिन मैं एक ड्रैगन नहीं हूँ, तुमने देखा ना ड्रैगन कहीं और था। एलिजे उसे कहती है अब बस भी करो, मुझे पता है तुम एक ड्रैगन हो, मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारी लाइफ फोर्स को देख सकती हूँ, सेंस कर सकती हूँ। तुमने कुछ ही दिन पहले बहुत सारी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब किया है, तो मुझे लगता है कि वो सारी की सारी लाइफ फोर्स डंजन के अंदर से आई है क्योंकि तुमने वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारा होगा। एलिजे उसे कहता है लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? एलिजे उसे कहती है मैं किसी की बॉडी के अंदर एनर्जी को महसूस कर सकती हूँ। जब मैंने तुम्हें अपनी कमर के ऊपर उठाया हुआ था उस वक्त मैंने इस बात को कंफर्म कर दिया कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक ड्रैगन कोर है। एलिजे उसे कहती है यहाँ पर इस गलियारे में और कोई भी नहीं है हम दोनों के अलावा, और यहाँ पर दीवारें बहुत ज्यादा मोटी हैं, कोई भी हमारी आवाज को नहीं सुन सकता। मेरा लेवल 35 है जबकि तुम्हारा लेवल 45 है। मैं एक मैजिकल स्वर्ड्समैन हूँ, किसी भी मेटल की चीज को यूज किए बिना मैं अपनी पावर्स को रिलीज नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें मुझसे कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन तुम अपनी मैजिकल छड़ी के बिना भी अपने क्रिस्टल्स को यूज करते हुए मेरे पर अटैक कर सकती हो और मुझे मार सकती हो। एलिजे उसकी बात सुनने के बाद बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उसे कंधों से पकड़ते हुए गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है कहीं तुम एलिजेंड्रो की एक साथी तो नहीं हो? तुम दोनों मिलकर तो नहीं काम कर रहे? तुमने मेरे पर अटैक किया और तुम मुझे बचाने का नाटक कर रही हो। तुम चाहती हो कि मैं अपनी सारी आइडेंटिटी तुम्हारे सामने रख दूं, या तुम जानबूझकर ये सब कुछ कर रही हो? ड्रैगन नेस्ट एक बहुत ही ईवल जगह है जिसे बहुत ही लालची ग्रेटर ड्रैगन्स ने बनाया था और हमें इस चीज को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि अगर ग्रेटर ड्रैगन्स वापस आ जाते हैं वो सारी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद बहुत सारी तबाही मचा सकते हैं। मैं फायर रेड ड्रैगन्स का डिसेंडेंट हूँ और यहाँ पर एक मिशन के ऊपर हूँ, मुझे अपने काम को पूरा करना है। मैं यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर एक इंसानी फॉर्म में यहाँ पर आया हूँ ताकि इसको तबाह कर सकूँ। मैं एलिजेंड्रो का साथ नहीं देना चाहिए, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, हम दोनों मिलकर ड्रैगन नेस्ट को तबाह कर सकते हैं। वो चिल्ला चिल्लाकर उससे बात कर रही होती है। इस बात से आइफर काफी गुस्सा हो जाती है, जल्दी उसके रूम से बाहर निकलती है और अतीसे के ऊपर अटैक करते हुए अतीसे को पीछे की तरफ गिरा देती है। चिल्लाकर उसे कहती है तुम एक इवल ड्रैगन हो, मेरी बड़ी सिस्टर से दूर रहो। अतीसे भी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अतीसे कहता है क्या ये एक ड्रैगन है? यही वो ड्रैगन है जिसने वहाँ पर लाइफ फोर्स को इकट्ठा किया था, लेकिन जब वो गौर से उसे देखता है तो एक विवरियन होती है। अतीसे कहता है इसकी तो टांगे नहीं है, ड्रैगन्स की तो सामने वाली भी टांगे होती हैं और इसका साइज भी काफी छोटा है, ये तो एक विवरियन है। एलिजे अतीसे से कहती है अब जबकि मुझे लगता है कि हम दोनों का मकसद सेम है, हम दोनों ही इस ड्रैगन नेस्ट को बर्बाद करना चाहते हैं, तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ फर की बॉडी के अंदर ड्रैगन कोर है और ये ड्रैगन्स की तरह ड्रैगन नेस्ट के लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। थोड़ी देर पहले इसी ने तुम्हारी जान बचाई थी। आइफर भी अपनी तारीफ सुन के बहुत ज्यादा खुश होती है और अतीसे से कहती है मैं बात करने वाली एक जीनियस विवरियन हूँ जिसकी बॉडी के अंदर ड्रैगन कोर है। अतीसे को जब पता चलता है कि ये आइफर बात कर सकती है उसे देखते ही कहता है तो तुम्हारा नाम आइफर है। आइफर भी इस बात से काफी हैरान होती है और कहती है तुम्हें मेरे नाम के बारे में कैसे पता चला? अतीसे उसे कहता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें सुनी है, किसी ऐसे को जानता हूँ कि जिसने मेरे सामने तुम्हारी बहुत सारी तारीफें की हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया जो तुमने उसकी आइडेंटिटी को छुपाने में बहुत ज्यादा हेल्प की, और साथ ही मैंने उससे ये भी सुना है कि तुमने उसे 400x उधार दिए थे और वो उसने अभी तुम्हें वापस भी करने हैं। आइफर अतीसे की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाती है और उसी वक्त उसके ज़हन में सिर्फ एक ही बंदा आता है, हमारा एरिक। आइफर उसे कहती है क्या तुम रियू हानबिन की बात कर रही हो, वो दूसरी दुनिया से आया हुआ डीमन। एरिक को दिखाया जाता है, एरिक के चेहरे के ऊपर रेड किस्म की लाइट शो हो रही होती है, यानी कि ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कि वो ओरा को यूज करना सीख गया है। एरिक काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। एरिक कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, पता नहीं ये सब कुछ गलत कहाँ पर हो गया, मैं क्या करूँ, मैं इस सब को संभाल नहीं सकता। एरिक के हाथ में एक डंडे को भी दिखाया जाता है। एरिक किसी चीज को दबाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा होता है प्लीज नीचे चले जाओ, लेकिन वो उस चीज को नीचे दबा नहीं पा रहा। इस वजह से वो काफी ज्यादा घबराया हुआ है और साथ ही वो एक जोरदार चीख मारता है। जैसे ही वो जोरदार चीख मारता है तो उसके सामने दिखाते हैं वो वॉशरूम के अंदर बैठा हुआ है और उसके सामने टॉयलेट है। उस टॉयलेट के ऊपर लिखा होता है ये एक हाई ग्रेड का ऑटोमेटिक टॉयलेट है, इसे यूज करने के लिए तुम्हारा लेवल कम से कम 12 होना चाहिए। एरिक ने उस टॉयलेट को यूज तो कर लिया है, लेकिन वो उसके फ्लश को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका लेवल बहुत ज्यादा कम है। एरिक वॉशरूम से बाहर निकलता है और हमें बताता है कि पूरे 3 दिन हो चुके हैं अतीसे को यहाँ से गए हुए। मैं इस घर में किसी भी चीज को यूज नहीं कर पा रहा, मेरे लिए ये घर एक लिविंग हेल के बराबर है। नीचे वॉशरूम से निकलने के बाद टूंडी के नीचे अपने हाथ धोने लगता है तो वहाँ पर भी लिखा होता है कि इसके लिए तुम्हारा लेवल कम से कम 8 होना चाहिए, तभी तुम इसको यूज कर पाओगे। और फ्रिज को खोलने के चक्कर में वो उसका दरवाजा ही तोड़ देता है और उसके अंदर जो चीजें रखी होती हैं वो सारी निकाल लेता है क्योंकि उसे पीने के लिए और हाथ धोने के लिए पानी की जरूरत होती है। एरिक कहता है इस घर में मैं बिल्कुल एक एलियन की तरह हूँ, मुझे नहीं पता कि इस घर की चीजों को इस्तेमाल कैसे करना है। एरिक कहता है यहाँ पर किचन तो है लेकिन मैं कुछ भी पका कर नहीं खा सकता, किचन की आइटम्स को यूज करने के लिए मुझे लेवल 8 चाहिए और इसके अलावा मैं रेस्टोरेंट में जाकर खाना नहीं खा सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। यहाँ पर एक सेफ पड़ा हुआ है जिसके अंदर मेरे पैसे पड़े हैं, लेकिन उसको ओपन करने के लिए मेरा लेवल कम से कम 33 होना चाहिए और मैं इसके दरवाजे को तोड़ भी नहीं सकता क्योंकि अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा सारे का सारा पैसा जल जाएगा। एरिक कहता है जबकि मेरे पास पैसा भी नहीं है तो फिर मुझे जाकर पैसा कमाना पड़ेगा ताकि मैं कुछ खाना खा सकूं। हंटर गिल्ड वालों के पास जाता है और रिसेप्शन वाली लड़की से कहता है कि मुझे कोई मिशन दो, मुझे पैसे कमाने के लिए मिशन चाहिए। उसे एक नोट दिखाते हुए कहती है मिस्टर अतीसे बैनिस्टर के बॉडीगार्ड हो और एक बॉडीगार्ड अपने मास्टर के बिना डंजन के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें कोई भी मिशन नहीं दिया जाएगा। एरिक उस रिसेप्शनिस्ट लड़की के सामने खड़ा होता है। वो लड़की उसे कहती है मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकती हूँ कि तुम्हें पैसों की जरूरत है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, हमारे हंटर गिल्ड के रूल्स बहुत ज्यादा टफ हैं और हमें अपने रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसी वक्त रिसेप्शन वाली लड़की को ऐसे लगता है जैसे कि एक जोरदार अर्थक्वेक आया है, वो पूरे का पूरा हंटर्स गिल्ड हिल जाता है। जैसे वो खड़ी होकर देखती है तो एरिक ने अपने पाँव को जोर से जमीन पर मारा होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा टेंशन में होता है। रिसेप्शनिस्ट लड़की भी काफी हैरान होती है और कहती है मुझे लगा शायद अरे इस हंटर गिल्ड के नीचे एक नई डंजन खुल गई है, लेकिन ये तो जमीन के ऊपर पाँव मार रहा है, तो ये भूकंप आ रहा है। रिसेप्शन वाली लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे कहती है अच्छा ठीक है अपने पाँव को जमीन में मारना बंद करो, ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ, मैं तुम्हें एक पर्सनल रिक्वेस्ट देती हूँ, हालांकि ये हंटर गिल्ड से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है लेकिन इसके तुम्हें पैसे मिलेंगे, लेकिन वो पैसे ज्यादा नहीं होंगे। एरिक उसे कहता है कोई बात नहीं, मुझे थोड़े पैसे भी चलेंगे, मुझे खाना खाने के लिए पैसे चाहिए। रिसेप्शन वाली लड़की उसे कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन इस मिशन के बारे में कभी भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये एक बहुत ही सीक्रेट मिशन है। ये एक हफ्ते के पहले की बात है। एक हफ्ता पहले मैं अपने लिए नए कपड़े लेकर आई थी, मैंने एक पार्टी में जाने के लिए उन नए कपड़ों को खरीदा था और अपने घर में जाने के बाद मैंने उन्हें अपनी अलमारी के अंदर रखा था, लेकिन उस पार्टी के दिन के 4 दिन पहले ही मेरी अलमारी के अंदर से वो कपड़े गायब हो गए। मैंने वहाँ पर सारे सबूतों को ढूंढा और बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद मुझे वहाँ पर ये बाल मिला। एरिक उस बाल को देखकर कहता है ये उस चोर के बाल हैं, लेकिन तुम्हें पता है ना कि सिर्फ एक बाल से मैं उस चोर को नहीं पकड़ सकता, मुझे कुछ और प्रूफ भी चाहिए होंगे। इस लड़की अपने पास एक पिक्चर निकालती है और कहती है मेरे रूम में मेरे अलावा सिर्फ एक ही और बंदा आ सकता है और ये बाल भी इसी बंदे का है। उसे जिस बंदे की पिक्चर दे रही है वो प्रीस्ट एमिल है और प्रीस्ट एमिल इस रिसेप्शनिस्ट का बड़ा भाई है। एरिक उसकी पिक्चर देखते ही पहचान जाता है और कहता है ये तो प्रीस्ट एमिल है। रिसेप्शन वाली लड़की उसे कहती है कुछ दिन पहले ये मुझे बता रहा था कि ये एक सीक्रेट मिशन पर जाने वाला है और सीक्रेट मिशन पर जाने के लिए इसे मेकअप करने की जरूरत है और इसने मेरी मेकअप किट भी चोरी की है, साथ ही मुझे लगता है कि इसने मेरे नए कपड़े चोरी किए हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इसको ट्रैक करो और कहीं से भी इसे ढूंढ कर निकालो, इसके पास से मेरे कपड़े वापस लेकर आओ और साथ ही मेरी मेकअप किट को भी। एरिक उसे कहता है ठीक है तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा, तुम बस मेरे पैसों को रेडी रखना। साथ ही एरिक सोच रहा होता है चलो मैं तो काफी ज्यादा लकी हूँ जो मुझे एक मिशन मिल गया। एरिक वहाँ से बाहर आने के बाद सोच रहा होता है अब मैं क्या करूँ, मैं इस बंदे को कहाँ पर ढूंढूंगा। ऊपर से अगर ये अंडर कवर है, ये कहीं पर लड़की बनकर घूम रहा है तो फिर मैं इसको कैसे ढूंढूंगा। मेरे लिए इस बंदे को ढूंढना तो बिल्कुल नामुमकिन है, मुझे कम से कम एक लीड तो चाहिए होगी कि मैं थोड़ा आगे बढ़ सकूं। उसी वक्त उसके पास सिस्टम ओपन होता है और उसे कहा जाता है हमारे पास जो बाल है तुम लोग इसके डीएनए को सेंस करने के बाद इस बंदे को ढूंढ सकते हैं जिसका ये बाल है, क्या तुम ट्रैकिंग सिस्टम को एक्टिवेट करना चाहोगे। एरिक अपनी इस
विंडो को देखकर बॉस हैरान होता है क्योंकि कभी भी सिस्टम उसके पास इस तरह की विंडोज ओपन नहीं करता जो कि उसके लिए अच्छी हो। हैरी कहता है ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है, मुझे इससे पहले इस बारे में क्यों नहीं पता था कि मेरे सिस्टम में किसी को ट्रैक करने के स्किल्स भी हैं। इस साथ ही वो कहता है चलो शुक्र है इस बार कोई एरर नहीं आया, सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। एक चलता हुआ बाहर एक बड़े से ग्राउंड में चला जाता है, शहर से काफी ज्यादा बाहर होता है। वो कहता है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आसपास कोई होगा, तो यहीं पर अपने सिस्टम को एक्टिवेट करते हुए ट्रैकिंग को स्टार्ट करते हैं। एरिक अपने सिस्टम से कहता है ट्रैकिंग को स्टार्ट करो। विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है ठीक है, हम लोग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इस बाल से ले रहे हैं और इस ट्रैकिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं। सबसे पहले उसकी लाइफ फोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वो पुराना टाइप होती है, यानी कि वो प्रीस्ट एक हीलर है। साथ ही दूसरी विंडो में वो कहते हैं हमने इस पूरे एरिया में 312 पुराना टाइप के हंटर्स को ढूंढा है। फिर नेक्स्ट विंडो में कहा जाता है अब उन 312 के अंदर से हम लोग कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कि इस बाल के साथ काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं और वो 24 है। फिर नेक्स्ट विंडो में कहा जाता है कि हम लोगों ने जो 24 लोग ढूंढे थे उनमें से एग्जैक्ट मैच वालों को ढूंढ रहे हैं। फिर फाइनल विंडो में कहा जाता है कि हमने बिल्कुल एग्जैक्ट मैच को ढूंढ लिया है, जिस बंदे का बाल तुम्हारे हाथ में है हमें उस बंदे के बारे में पता चल चुका है और हम बहुत ही जल्दी ट्रैकिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे ही उसका ट्रैकिंग सिस्टम ऑन होता है उसी वक्त उसके सामने एनर्जी से बनी हुई पहले एक स्टिक निकलती है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि पता नहीं यहाँ पर क्या होने वाला है। वो स्टिक एरिक के सामने नीचे गिर जाती है और विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि ट्रैकिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर एरिक के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने लायक हैं। एरिक को लगा था शायद ये कुछ बहुत ही एडवांस सिस्टम है और उसके पास कोई मैप ओपन होगा और उसे दिखाया जाएगा कि वो बंदा यहाँ पर है और तुम यहाँ पर हो। यहाँ पर तो एक छड़ी को फेंका गया है जो कि एक तरफ इशारा करते हुए दिखा रही है कि तुम्हारा जो बंदा जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो सामने की तरफ है। साथ ही विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम दोबारा ट्रैकिंग स्किल को यूज कर सकते हो, लेकिन 6 घंटे के बाद टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है। एरिक उस छड़ी की डायरेक्शन में देखता है तो उसके सामने एक बड़ी सी दीवार होती है। एरिक कहता है अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे इस दीवार के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ जाना पड़ेगा या फिर वो इस पहाड़ी के अंदर है, क्या मुझे इस मिशन को छोड़कर वापस घर पर जाकर अतीसे का इंतजार करना चाहिए, लेकिन मुझे पैसे भी तो चाहिए। उसी बड़ी सी पहाड़ी की दूसरी तरफ एक एंट्रेंस होती है, यानी कि उसके अंदर काफी सारी गुफाएं हैं और उसी एंट्रेंस के अंदर एक बीस्ट मैन को दिखाते हैं। एक बीस्ट मैन बीस्ट एमिल को पीट रहा होता है। उसे कहता है चलो मुझे जल्दी से बताओ ड्रैगन नेस्ट के अंदर तुम्हारा जो स्पाई था उसने तुम्हें क्या बताया है, उसने तुम्हें कौन सा स्पेशल चीज दी है। बीस्ट एमिल उसे कहता है मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं उस बंदे से अभी तक नहीं मिला और उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। वो बीस्ट मैन उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, हमें पहले से पता है वो बंदा जिसका नाम हैंडी था तुम्हारे ऑर्डर ऑफ लाइट का एक स्पाई था और हम लोगों ने उसे पहले से मार दिया है। सर एलिजेंड्री को इस बारे में पता चल चुका है और उन्हें ये भी पता है कि उसे तुमने वहाँ पर भेजा था, इसलिए हमने तुम्हें किडनैप किया है। प्रीस्ट एमिल उस बीस्टमैन की तरफ देखता है और कहता है हाँ मुझे एक बात का तो पता है, तुम्हारा जो आर्टिफिशियल गाइडलाइन वाला प्रोजेक्ट है उसकी साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा भयानक है। सर अपने चेहरे की तरफ तो देखो, तुम एक मॉन्स्टर बन चुके हो। ये बात सुनते ही वो काफी गुस्सा हो जाता है और अपने दोनों हाथों के साथ प्रीस्ट एमिल को पकड़ लेता है उसके सर को और उसे कहता है अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो फिर मैं तुम्हारी खोपड़ी खोल देता हूँ कि तुम दोबारा बात करने के लायक ही ना रहो। यहीं पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, वो उसे कहता है यहीं पर रुको। प्रीस्ट एमिल उसे कहता है अब तुम कौन हो। उसके सामने वाला बंदा जिसने लैब कोट पहना हुआ है वो भी एक मॉन्स्टर है, उसका नाम डॉक्टर एंड है। उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स को अपने ऊपर ही किया है। वो उसे कहता है ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि तुम मेरे बारे में नहीं जानते, मेरा नाम डॉक्टर एंड है। तुम्हें पता है कि इस आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम को किसने बनाया है, ये सब कुछ मैंने बनाया है और साथ ही जितने भी प्रोडक्ट्स तुम देख रहे हो ये सारे मेरे बनाए हुए हैं। एमिल चिल्लाकर उसे कहता है तुम इन सभी को प्रोडक्ट्स कैसे कह सकते हो, ये सारे जीते जागते इंसान हैं, ये सारे रेथिनियंस हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके तुमने इन्हें मॉन्स्टर्स बना दिया है। इन सभी को हमारी गॉडेस ऑफ लाइट ने बनाया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सभी को मॉन्स्टर में तब्दील करने की। डॉक्टर एंड उसकी बात सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम मेरे प्रोडक्ट्स को मॉन्स्टर कैसे कह सकती हो, ये तुम्हें किस एंगल से मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। ये मॉन्स्टर नहीं बल्कि ये इंसान की इवोल्यूशन है, इंसान का नेक्स्ट स्टेप है। तुम इंसान बहुत ज्यादा कमजोर हो जबकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये हर लिहाज से तुमसे ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर एंड अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और एमिल को गले से पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम्हारा लेवल इस वक्त 45 है, तुम्हें लेवल 45 तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ी है। अगर तुम सिर्फ एक इंसान हो तो फिर तुम्हें लेवल अप करने की क्या जरूरत है। इंसान हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, जिस तरह के तुम अपने आप को लेवल अप करने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ सके। मैं भी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर इन सभी को बनाया है अपने आर्टिफिशियल सिस्टम के साथ कि इन सभी को बेहतर जिंदगी मिल सके और ये इंसान से बहुत ज्यादा बेहतर है। एमिल से कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, पता है ना कि तुम्हारे इस तरह एक्सपेरिमेंट्स करने से कितने सारे इंसानों की जान जाएगी। ये सारे के सारे इंसान ये तुम मॉन्स्टर बनाते जा रहे हो, इनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है और ये यहाँ पर बहुत सारे रेथिनियंस को मार डालेंगे। हमारे इस प्रोजेक्ट की आदर कितने ज्यादा लोगों को अपना सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। डॉक्टर एंड आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है दुनिया के हालात तो पहले ही बहुत ज्यादा बुरे हैं, क्या तुम ये नहीं जानते कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही जीते हैं जबकि कमजोर को मरना पड़ता है। बहुत ही जल्दी हमारा ये एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाएगा और हम लोग एक जेन्युइन आर्टिफिशियल गाइडलाइन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। एमिल उसे कहता है तुम्हारी बात का मतलब क्या है कि तुम लोगों ने अभी तक गाइडलाइन को इम्प्लांट करने का जेन्युइन मेथड नहीं ढूंढा। डॉक्टर एंड उसे कहता है मुझे लगता है कि मैंने एक्साइटमेंट में तुम्हें कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है। डॉक्टर एंड अपने स्किल को यूज करते हुए अपने पास से एक एंड ईलवर्म निकालता है, एक कीड़े की तरह होती है। उसे अपने हाथ में पकड़कर वो उससे कहता है मैं तुम्हें जिंदा रखकर तुम्हारे पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, इसी के लिए इस ईलवर्म को तुम्हारे दिमाग के अंदर डालूंगा और जो तुम्हारे दिमाग को अंदर से खा जाएगी, जिससे तुम्हारी बॉडी बिल्कुल बेजान हो जाएगी लेकिन तुम जिंदा रहोगे। वो अपने उस कीड़े को उसकी नाक के बहुत ज्यादा करीब करता है। वो उसे कहता है ये तुम्हारी नाक के रास्ते अंदर घुसेगा और उसके बाद तुम्हारे ब्रेन को खा जाएगा। इसके बाद तुम्हारी बॉडी को मैं बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। एमिल सोच रहा होता है लगता है कि यहीं पर मेरा अंत होने वाला है, मुझे यहाँ से किसी न किसी तरीके से तो निकलना होगा ताकि जाके मैं ऑर्डर ऑफ लाइट को इस बार में इन्फॉर्म कर सकूं। उसी वक्त साथ वाली दीवार की तरफ भी दिखा रही होती है, वो टूट रही होती है। साथ वाली दीवार के अंदर से तलवार निकलती है जो कि एरिक की होती है। जैसे ही उसकी तलवार निकलती है डॉक्टर एंड उसकी तलवार के अटैक से पीछे की तरफ गिर जाता है और उसके हाथ में उसकी जो एंड ईलवर्म होती है यानी जो कीड़ा होता है डॉक्टर एंड के अपने ही नाक के अंदर घुस जाता है। एरिक क्योंकि उस दीवार के ऊपर नहीं चढ़ता, सामने की तरफ अपनी तलवार को करते हुए दीवार को तोड़कर ही अंदर घुस आता है। एरिक अंदर आते ही कहता है मिस्टर एमिल मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मिस्टर एमिल भी उसे देखकर बहुत सा हैरान हो जाता है और कहता है वॉल्टेरा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एरिक दीवार को तोड़ते हुए अंदर घुस आता है। जहाँ पर वो अपनी तलवार के साथ अंदर घुसता है वहीं पर डॉक्टर एंड खड़ा होता है और डॉक्टर एंड ने प्रीस्ट एमिल की गर्दन को पकड़ा होता है और उसके नाक के रास्ते से कीड़े को अंदर डालने वाला होता है। जबकि उसी वक्त एरिक जब अंदर आता है डॉक्टर एंड पीछे की तरफ गिर जाता है और वो कीड़ा उसी की नाक के अंदर घुस जाता है। प्रीस्ट एमिल भी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है मिस्टर वॉल्टेरा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एरिक उसे कहता है मैं तो तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ और फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जबकि वहीं पर दूसरे जो बीस्टमैन होते हैं वो भी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो वॉल्टेरा वॉरियर है लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। एरिक एमिल से कहता है मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी, मैं यहाँ पर एक मिशन पर हूँ इसलिए मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आया हूँ। एमिल सोच रहा होता है कहीं ऑर्डर ऑफ लाइट ने इसे यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए तो नहीं भेजा। साथ ही एमिल एरिक से कहता है और मुझे ऑर्डर ऑफ लाइट वालों ने इस बारे में नहीं बताया। मिस्टर वॉल्टेरा तुम भी हमारे ऑर्डर ऑफ लाइट के एक स्पाई हो। एमिल इसे यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत समझ रहा है, वो समझ रहा है शायद इसे भी चर्च ऑफ लाइट वालों का एक स्पाई बनाकर भेजा गया है। जबकि एरिक सोच रहा होता है इसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि इसने लड़कियों के कपड़े पहने हुए हैं, मुझे तो लगा था शायद इसने अपनी बहन के कपड़े पहने होंगे। फिर एरिक उसे कहता है तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, तुम्हें इतनी बुरी तरह से किसने पीटा है। उसी वक्त एक बीस्टमैन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। एरिक थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है और उसकी किक को अवॉइड कर लेता है। वो बीस्टमैन फिर से आगे बढ़ता है और अपने बाजू के साथ एरिक की गर्दन में उसको लपेटने लगता है। वो उसके ऊपर फिर से अटैक करने लगता है लेकिन एरिक सामने की तरफ हट जाता है और उसके अटैक को फिर से अवॉइड कर लेता है। तो बीस्टमैन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम एक वॉल्टेरियन वॉरियर हो और तुम यहाँ पर आ गए हो। एरिक भी जल्दी से अपनी तलवार पे हाथ डालता और कहता आखिर ये चीज है क्या ये एक मॉन्स्टर है या फिर एक इंसान है, फिर ये बात कैसे कर सकता है। वो बीस्टमैन फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। एरिक उसके लेवल्स को चेक करता है तो उसका लेवल 56 होता है और साथ ही उसकी स्पीशीज के बारे में लिखा होता है HU, फिर क्वेश्चन मार्क होते हैं और फिर आगे मैन लिखा होता है। यानी कि सिस्टम को भी कम्प्लीटली नहीं पता कि ये ह्यूमन है या फिर क्या चीज है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है जिसकी वजह से ये एक बीस्ट बन सकता है, एक मॉन्स्टर बन सकता है। तो ये आधा इंसान है और आधा मॉन्स्टर है। एरिक कहता है मुझे लगता है कि मेरे सिस्टम में फिर से एरर आ गया है इसलिए वो इसकी स्पीशीज को ठीक तरह से दिखा नहीं पा रहा, लगता है ये एक इंसान है। अगर ये एक इंसान नहीं होता तो फिर इसे पता कैसे चलता कि मैं एक वॉल्टेरियन वॉरियर हूँ। एक इंसान ही समझ सकता है, मॉन्स्टर कैसे समझ सकता है। एरिक उन दोनों के अटैक्स को अवॉइड करता जा रहा होता है और साथ ही सोच रहा होता है क्या मुझे इन दोनों के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों दिख तो मॉन्स्टर्स की तरह रहे हैं लेकिन लगता है कि ये दोनों ही इंसान हैं। दूसरा डेमी ह्यूमन भी उसके ऊपर अटैक करता है, उसका लेवल 55 होता है। वो उसे कहता है चाहे तुम कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, चाहे तुम एक वॉल्टेरा वॉरियर ही क्यों ना हो, हमारी स्ट्रेंथ के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। और वो अपनी पूंछ के साथ उस पर अटैक करता है क्योंकि वो एक छिपकली मॉन्स्टर है। एरिक कहता है ये तो दिखने में बिल्कुल एक छिपकली की तरह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रेथिना कॉन्टिनेंट में और भी बहुत सारी सब स्पीशीज रहती हैं और उनमें बीस्टमैन्स भी होंगे। एरिक कहता है चाहे जहाँ पर बीस्टमैन ही क्यों न रहते हूँ लेकिन फिर भी पता नहीं इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है और मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हैं। वो दोनों ही बीस्टमैन अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हैं और अपनी पाम्स को जोड़कर एक सिंगल अटैक करते हैं। उन दोनों की स्पेशल टेक्निक का नाम अलग अलग होता है, एक की टेक्निक का नाम फियर्स टाइगर पाम होता है जबकि दूसरी का नाम डेथ सर्पेंट पाम होता है। और वो दोनों ही अपनी पाम के साथ एरिक की बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं। इसकी वजह से एरिक उनकी उस बड़ी गुफा के अंदर से बाहर जाकर गिरता है, बाहर एक पत्थर के साथ जाकर टकराता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। गिरते साथ ही एरिक कहता है तो अब मुझे समझ आए कि ये दोनों इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों हैं और ये मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हैं। वो दोनों मॉन्स्टर भी उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं तुम अपने आप को एक वॉल्टेरियन वॉरियर कहते हो और तुम तो हमारे इस अटैक को भी नहीं सह पाए, तो बहुत ज्यादा कमजोर हो जबकि तुम सिर्फ एक लेवल 5 के हंटर हो। लेकिन वो एरिक को देखकर काफी हैरान होती है और कहते हैं लेकिन ये हमारी स्पेशल टेक्निक का पंच खाने के बाद भी अभी तक जिंदा है, लगता है कि हमने अपनी फुल स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया था। एक मॉन्स्टर उसे कहता है तुम एक वाल्टेरियन वॉरियर नहीं हो, तुम खुद से अपने आप को वाल्टेरियन वॉरियर कहते हो, तो जल्दी से अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दो अगर तुम कुछ कहना चाहते हो मरने से पहले। एरिक अपना सर खुजाते हुए उन दोनों से कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम लोग मेरी बात पर यकीन करोगे अगर मैं तुम्हें अपनी दुख भरी कहानी सुना भी देता हूँ। वो मॉन्स्टर भी ये देखकर बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल ठीक है, हमें लगा था कि कम से कम ये थोड़ा बहुत जख्मी तो हुआ होगा। एरिक उन दोनों से कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि उस केव के अंदर तुम दोनों को रहते हो, यानी वो तुम्हारा घर है। मैंने तुम्हारे उस घर को तोड़ दिया, मुझे दरवाजे के रास्ते से अंदर आना चाहिए था और मुझे पता है कि तुम दोनों इसी वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में हो क्योंकि तुम लोग मुझे जानते नहीं हो और फिर भी मैं तुम्हारे घर के अंदर एक सुराख करके अंदर घुस आया। इसी वजह से तुम लोग इतने ज्यादा गुस्से में हो कि तुम लोग मुझे माफ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा घर टूटा है। तुम लोगों की इन फीलिंग्स को समझ सकता हूँ कि रॉक माउंटेन एरिया में मैंने बहुत ही मेहनत से एक घर बनाया था और फिर अचानक कहीं से एक बड़ा सा हेल डॉग निकला और उसने मेरे घर को तोड़ दिया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और गुस्से में मैंने उस हेल डॉग को भी मार डाला था और इसी वजह से तुम लोग भी गुस्से में हो और मुझे मारना चाहते हो। और मुझे नहीं पता कि ये एमिल तुम्हारे पास क्या कर रहा है और इसने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है, लेकिन मैं तुम्हारे घर को जोड़ने के बाद प्रीस्ट एमिल को अपने साथ लेकर जाऊंगा क्योंकि ये मेरा मिशन है, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारे घर को जरूर फिक्स करूंगा। प्रीस्ट एमिल भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है आयशा यहाँ पर हो क्या रहा है, ये वाल्टेरा वॉरियर इनके साथ बात क्यों कर रहा है, कहीं से इनके साथ निगोशिएट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। मुझे तो लगा था कि वाल्टेरा जहाँ भी मॉन्स्टर्स को देखते हैं वो उन्हें मार डालते हैं, लेकिन साथ ही एमिल काफी हैरान हो जाता है और कहता है मुझे लगता है कि इस वाल्टेरा वॉरियर को इन दोनों मॉन्स्टर्स के बारे में नहीं पता, शायद वो इन दोनों को डेमी ह्यूमन समझ रहा होगा। प्रीस्ट एमिल दूर से चिल्लाकर उसे कहता है वाल्टेरा वॉरियर मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये दोनों इंसान नहीं है, ये दोनों मॉन्स्टर्स हैं। एरिक जैसे उसकी बात सुनता है और अपने ऊपर की तरफ देखता है, वुल्फ मॉन्स्टर अपने पंजे को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और वहाँ पर फिर से एक जबरदस्त धमाका होता है, जबकि एरिक वहाँ से जंप करते हुए ऊपर निकल आता है और कहता है क्या वाकई में ये दोनों इंसान नहीं है। एरिक ऊपर की तरफ जंप करते हुए नीचे की तरफ देख रहा होता है। वो वुल्फ मॉन्स्टर उसे कहता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या चीज हो और यहाँ पर कौन सी बकवास कर रहे थे, लेकिन जितना ज्यादा तुम हमारे सामने रेजिस्ट करोगे मैं तुम्हारे उतनी ज्यादा गोश्त को खाना चाहूंगा। वो वुल्फ मॉन्स्टर पहले जो थोड़ा बहुत ह्यूमन फॉर्म में था अब वो कम्प्लीटली एक वुल्फ मॉन्स्टर बन गया है और उसका लेवल भी 62 हो गया है। अब उसकी स्पीशीज के नाम पे ह्यू के आगे डैम लिख दिया गया है, यानी कि ह्यूमी डैमन यहाँ पे डीमन होगा। वो एरिक से कहता है इस बात से मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी अगर मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा गोश्त खा सकूं। एरिक भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है इसका नाम भी चेंज हो गया है और ऊपर से इसका लेवल भी अप हो गया है। उसी वक्त लिजर्ड मॉन्स्टर भी उसके पीछे आता है और उसे कहता है जब हम लोग एक मॉन्स्टर बनते हैं तो सिर्फ हमारा लेवल ही चेंज नहीं होता बल्कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो लिजर्ड मॉन्स्टर एरिक को पंच मारता है और उसे कहता है ट्रांसफॉर्म होने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि अब मैं एक परफेक्ट इंसान बन गया हूँ। यहाँ पे ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हम लोग इंसान से बहुत ज्यादा बेहतर और स्ट्रॉन्ग हैं। एरिक उसका पंच खाने के बाद पीछे की तरफ गिर रहा होता है और कहता है इसके कहने का क्या मतलब है, क्या ये इंसान से बेहतर है। एरिक वहीं पर गिरते हुए पीछे की तरफ रुकता है और कहता है तो इसका मतलब तो यही हो सकता है कि अगर ये इंसान नहीं तो ये एक मॉन्स्टर है। एमिल एरिक से कहता है एरिक प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम भी इस फाइट में फंस चुके हो, तुम एक बहुत ही लो लेवल के हंटर हो, तुम इन दोनों का सामना नहीं कर पाओगे। डॉक्टर एंड भी रिंगता हुआ बाहर आ जाता है क्योंकि वो कीड़ा उसके दिमाग को खा चुका है, इसलिए डॉक्टर एंड का अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। वो रिंगता हुआ वहाँ पर आता है और कहता है बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब मेरे जो एक्सपेरिमेंट्स अपनी बॉडी के ऊपर से अपना कंट्रोल खो देते हैं तब ये इंसान नहीं रहते, तब ये एक मॉन्स्टर बन जाते हैं यानी बिजर्क हो जाते हैं और उसके बाद इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता, मैं भी इनको कंट्रोल नहीं कर सकता जब ये बिजर्क हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान नहीं है बल्कि ये सारे रेथिनियंस हैं। हमने रेथिनियंस की बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम को इम्प्लांट किया है, जब ये बिजर्क होते हैं तो ये अपने जैसे रेथिनियंस को भी मार डालते हैं और इस वक्त इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली बॉडी है इस वक्त एक डंजन के बॉस मॉन्स्टर जितनी पावरफुल है और वो दोनों मॉन्स्टर्स की तरफ दिखाते हैं। वो दोनों मॉन्स्टर एरिक पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि एरिक वहीं पर खड़े खड़े अपना एक स्टैंस लेता है और अपनी तलवार को बड़ी जोर के साथ सामने की तरफ घुमाता है और कहता है अगर तुम दोनों मॉन्स्टर्स हो तो फिर तुम दोनों को पहले मुझे बता देना चाहिए था। वो दोनों जैसे उसके करीब पहुंचते हैं एरिक अपनी तलवार को घुमाते हुए एक जबरदस्त स्लैश लगाता है, क्योंकि स्लैश इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उन दोनों मॉन्स्टर्स की बॉडी को सेंटर से काटते हुए पीछे वाली दीवार को भी काट देती है। प्रीस्ट एमिल और डॉक्टर एंड क्योंकि उसी वक्त गुफा के अंदर खड़े थे और एरिक ने इतने जोर से स्ट्राइक लगाई है कि उसके ऊपर जो पीछे वाली गुफा की दीवार थी वो भी साथ कट जाती है और उसके कटने की वजह से मलबा सारा नीचे की तरफ गिरता है और प्रीस्ट एमिल और डॉक्टर एंड भी उस मलबे के नीचे आ जाते हैं। एरिक को लगता है कि शायद उसने प्रीस्ट एमिल को वहाँ पर मार दिया है, इसलिए वो वहीं पर उसकी एक कब्र बनाता है और उसके ऊपर उसकी पिक्चर भी रखता है और साथ ही उसको लॉकेट भी, और वो से कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, इस मलबे के अंदर से मैं सिर्फ तुम्हारा लॉकेट ही ढूंढ पाया हूँ, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। और साथ ही एरिक कहता है काश मैं थोड़ा सा कमजोर होता तो मैं इतनी जोरदार स्ट्राइक नहीं लगाता। उसके पीछे दिखाते हैं प्रीस्ट एमिल डॉक्टर एंड के ऊपर बैठा होता है और एंड हमने एक टनल बनाकर उसके अंदर से निकल आते हैं, यानी कि वो सारी मिट्टी के अंदर से बाहर निकल आते हैं। एरिक जैसे पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर एमिल और डॉक्टर एंड खड़े होते हैं। एरिक जल्दी से कब्र के ऊपर किक मारता है और उसको वहीं पर मिट्टी में दफना
दफना देता है ताकि एमिल को इस बारे में पता न चले। एमिल भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है, वॉल्टर वॉरियर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। एरिक उसे कहता है, मैं अभी तुम्हें वहाँ पर ढूंढने के लिए आने ही वाला था, चलो शुक्र है तुम खुद ही बाहर निकल आए। एरिक एमिल से कहता है, अब जबकि हम लोग बच चुके हैं, चलो जल्दी से वापस शहर में चलते हैं। लेकिन प्रीस्ट एमिल वहीं पर रोना शुरू कर देता है और कहता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, सारी मेरी गलती है, मैंने सारा अतीसे को वहाँ पर अंडरग्राउंड भेजा था ड्रैगन नेस्ट में, लेकिन एलिजेंड्रो को इस सब के बारे में पता चल गया है, इसीलिए इन लोगों ने मुझे यहाँ पर किडनैप किया हुआ था। और अगर एलिजेंड्रो को इस सब के बारे में पता है तो इसका मतलब अतीसे की जान इस वक्त बहुत ज्यादा खतरे में है। हो सकता है कि एलिजेंड्रो को उस बारे में पता हो तो अतीसे को भी मार डाले। एरिक उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और एमिल से कहता है, प्रीस्ट एमिल, मुझे ये बताओ कि ड्रैगन नेस्ट कहाँ पर है, मैं वहाँ पर जाऊंगा अतीसे को बचाने के लिए। नेक्स्ट सीन ड्रैगन नेस्ट का दिखाया जाता है। ड्रैगन नेस्ट की बेसमेंट एरिया में वो लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। अतीसे जिस पोलीपोर को बचाकर यहाँ पर लाया था, उन्होंने पोलीपोर को वहीं पर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए रखा हुआ है। वो लोग उसकी बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद मजबूर करते हैं कि वो लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करे। एलिजेंड्रो के साथ जो साइंटिस्ट होता है वो उसे कहता है, सर एलिजेंड्रो यहाँ पर सिर्फ एक्सपीरियंस पॉइंट्स को ही एब्जॉर्ब कर पा रहा है, लेकिन लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। एलिजेंड्रो से कहता है, ये बात तो मुझे भी पता है, अगर हमारे पास ड्रैगन कोर नहीं होगी तो हम लोग लाइफ फोर्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते है। इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस बंदे के पास ड्रैगन कोर है या नहीं, इंसानों के पास तो ड्रैगन कोर होती ही नहीं है। हम तो यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि हमारा ये ड्रैगन नेस्ट क्या ये प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। साइंटिस्ट उसे कहता है, मुझे आपकी बात की समझ आ गई, अब मैं लाइफ फोर्स की अमाउंट को इंक्रीज करने वाला हूँ। और जैसे ही वो लाइफ फोर्स के अमाउंट को इंक्रीज करता है, पोलीपोर और भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि उसकी बॉडी लाइफ फोर्स को अपनी बॉडी के अंदर हैंडल नहीं कर पा रही। थोड़ी देर के बाद उनका ड्रैगन नेस्ट लाइफ फोर्स को बनाना बंद कर देता है, यानी कि उसके अंदर भी एक एरर है। टेक्नीशियन एलिजेंड्रो से कहता है, सर हमारा ऑपरेशन फेल हो गया है क्योंकि हमारा ड्रैगन नेस्ट ठीक से काम नहीं कर रहा। एलिजेंड्रो से कहता है, ठीक है, अब मुझे इस बात की समझ आ गई है, हमें यहाँ पर आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम को कंप्लीट करना है और एक जेन्युइन गाइडलाइन सिस्टम बनानी है। फिर हमें एक ड्रैगन कोर की जरूरत होगी और साथ ही में अपने ड्रैगन नेस्ट को भी जल्दी से जल्दी ठीक करना पड़ेगा।